Hello and welcome back to our brilliant initiative that is Let's Crack JKPSC 10 plus 2 lecturer exam in political science। ये इस सीरीज का लेक्चर नंबर 23 है। अगर आपने हमारे प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे तो आपसे रिक्वेस्ट है कि पहले हमारे प्रीवियस लेक्चर देखें सीक्वेंस में, दैट इज लेक्चर नंबर 1 से स्टार्ट करें और कंटिन्यूटी में लेक्चर नंबर 23 तक आए। अदरवाइज आपका सीक्वेंस नहीं बनेगा, आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। हमने ये सीरीज बहुत अच्छी सीरीज स्टार्ट की है, बड़े शानदार वे में हम चल रहे हैं। अपने प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था हेगल और हेगल की पॉलिटिकल फिलॉसफी डिटेल में। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट पॉलिटिकल थिंकर दैट इज कार्ल मार्क्स और कार्ल मार्क्स का पॉलिटिकल थॉट मींस पॉलिटिकल फिलॉसफी, थ्योरीज, डायलेक्टिक, वर्क्स, everything in single lecture. So let's start. कार्ल मार्क्स का पूरा नाम था कार्ल हेनरिच मार्क्स। कार्ल हेनरिच मार्क्स वो एक जर्मन बॉर्न फिलासफर थे। जर्मन बॉर्न फिलासफर थे। बॉर्न क्यों बोला है? क्योंकि पैदा तो वो जर्मनी में हुए थे, बट डेथ उनकी कहीं और जगह हुई थी। क्यों हुई थी आगे हम देखेंगे। जर्मन बॉर्न फिलासफर थे। याद रखना है, क्या वो एक सोशलिस्ट थे? यस, वो एक सोशलिस्ट थे, वो एक कम्युनिस्ट थे, वो एक पॉलिटिकल थ्योरिस्ट थे, वो एक इकोनॉमिक्स भी थे, वो एक सोशियोलॉजिस्ट भी थे, हिस्टोरियन भी थे, जर्नलिस्ट भी थे और एक रेवोल्यूशनरी भी थे। ये एक एक चीज का मीनिंग हम आगे डिटेल में देखेंगे, आपको समझ आ जाएगा। बस अभी इतना याद रखना है, सोशलिस्ट थे, कम्युनिस्ट थे, पॉलिटिकल थ्योरिस्ट थे, इकोनॉमिक्स थे, सोशियोलॉजिस्ट भी थे, हिस्टोरियन थे, जर्नलिस्ट थे, रिवोल्यूशनरी थे। इन सब के साथ उनके जुड़े हुए जो भी काम होंगे वो हम डिटेल में देखेंगे। उनका टाइम पीरियड था 1880 से लेके 1883। टाइम पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट होता है थिंकर का, क्रोनोलॉजिकली अरेंज करने के लिए एग्जाम में पूछा जाता है। कैसे याद रखेंगे इसको? 1883 में थर्ड एंग्लो मराठा वार हुई थी इंडिया में, जहां अंग्रेजों ने मराठाओं को अपनी तीसरी वार में हरा दिया था। तो 1880 में पैदा हुए होते हैं, 1883 में उनकी डेथ हो जाती है। कहाँ पैदा हुए थे? पैदा हुए थे 5 मई 1818 में त्रीर नाम की जगह थी राइनलैंड में। राइनलैंड एक सिटी थी प्रूशिया की, किंगडम ऑफ प्रूशिया। पर्शिया के साथ कंफ्यूज नहीं करना, अपने प्रीवियस लेक्चर में भी मैंने आपको बोला था। पर्शिया आज के ईरान को कहते हैं और प्रूशिया एक जर्मन स्टेट थी। पैदा होते हैं वो राइनलैंड में और डेथ होती है उनकी लंदन में, इंग्लैंड में 1883 में। उनकी ब्यूरियल प्लेस को जाना जाता है किस नाम से? टॉम ऑफ कार्ल मार्क्स। अगर पूछा जाए टॉम ऑफ कार्ल मार्क्स कहाँ है, तो क्या वो राइनलैंड में है, प्रूशिया में है या लंदन में है? राइट आंसर होगा लंदन में है। ठीक है। इनकी सिटीजनशिप से क्वेश्चन पूछा जाता है। कार्ल मार्क्स के पास प्रूशिया की सिटीजनशिप थी 1880 से लेके 1818 से लेके 1818 से लेके 1845 तक ही प्रूशियन स्टेट की मींस जर्मन स्टेट की सिटीजनशिप थी उनके पास। 1885 के बाद उनसे सिटीजनशिप छीन ली गई थी और वो स्टेटलेस हो गए थे। जब उनकी डेथ होती है लंदन में, तो उनके पास किसी भी देश की सिटीजनशिप नहीं थी और ये यूजीसी में पूछा गया है। एग्जामिनर आंसर क्या चाहेगा? आंसर चाहेगा नन ऑफ द अबव। क्यों? क्योंकि जब उनकी डेथ हुई है उनके पास किसी भी स्टेट की सिटीजनशिप नहीं थी, किसी भी स्टेट की नेशनलिटी नहीं थी। उनकी एजुकेशन की बात करें तो 3 इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटीज से उनकी एजुकेशन होती है। यूनिवर्सिटी ऑफ बोन, यूनिवर्सिटी ऑफ बर्लिन एंड यूनिवर्सिटी ऑफ जेना। जब वो यूनिवर्सिटी ऑफ बर्लिन में पढ़ रहे थे, वहां उनकी मुलाकात होती है यंग हिगेलियंस से। यंग हिगेलियंस कौन है? हीगल की आइडियोलॉजी को फॉलो करने वाले जो यूथ है उसको कहा जाता है यंग हिगेलियंस। कार्ल मार्क्स इज आल्सो कॉल्ड एज फादर ऑफ कम्युनिज्म। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। हु इज कॉल्ड एज फादर ऑफ कम्युनिज्म?
कार्ल मार्क्स इज कॉल्ड एज फादर ऑफ कम्युनिज्म। कम्युनिज्म क्या है आपको पता भी होगा, हम आगे डिटेल में फिर से देखेंगे। कम्युनिज्म को बहुत सारे लोग कम्युनलिज्म के साथ कंफ्यूज करते हैं। ये एक रिलीजियस टर्म है, बट कम्युनिज्म जो है ये एक पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल टर्म आप कह सकते हैं। 1842 में कार्ल मार्क्स जर्नलिस्ट बनते हैं और वो एक न्यूज़पेपर के लिए लिखना स्टार्ट करते हैं। ये न्यूज़पेपर बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। ये रेनिश न्यूज़पेपर होता है। रेनिश मीन्स जहाँ वो पैदा हुए थे राइनलैंड में, वहाँ की सिटी का न्यूज़पेपर है रेनिश न्यूज़पेपर, जिसका नाम है द रेनिशे जेंतो। द रेनिशे जेंतो, या इसको रेनिशे जेंतोंग भी बोल सकते हो आप, बट बेटर है इसको जो पढ़ा जाता है रेनिशे जेंतो। रेनिशे जेंतो क्या है? एक न्यूज़पेपर है जिसके लिए कार्ल मार्क्स लिखते थे। राइनलैंड जर्मनी का ये न्यूज़पेपर था, प्रूशियन स्टेट का ये न्यूज़पेपर था। ठीक है, रेनेशे जेंतो, रेनेशे जेंतो, रेनेशे जेंतो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना है, पूछा जाएगा एग्जाम में। रेनेशे जेंतो 19th सेंचुरी का एक न्यूज़पेपर था। इसको एडिट किया है किसने? कार्ल मार्क्स ने, याद रखना है, एडिटर थे कार्ल मार्क्स। और ये 1842 में लॉन्च हुआ था, बट बहुत जल्दी विद इन 1 ईयर ये टर्मिनेट कर दिया गया था। किसने? प्रूशियन स्टेट सेंसरशिप ने। प्रूशियन स्टेट सेंसरशिप ने इसको टर्मिनेट कर दिया गया था। क्यों? क्योंकि कार्ल मार्क्स जो थे वो स्टेट के खिलाफ लिखते थे इस न्यूज़पेपर में, इसलिए ये न्यूज़पेपर बंद कर दिया गया था। रेनिशे जेंतो 1843, एक साल के बाद कार्ल मार्क्स पेरिस चले जाते हैं और वहां जाके वो जर्मन फ्रेंच एनल्स के लिए लिखते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जर्मन फ्रेंच एनल्स। जर्मन फ्रेंच एनल्स क्या है? एक जर्नल है ये भी। वहां वो फिर से अपनी राइटिंग को कंटिन्यू करते हैं और यहाँ उनके आइडियाज डेवलप होते हैं। किस पे? सोशलिज्म पे और कम्युनिज्म पे। सोशलिज्म पे और कम्युनिज्म पे आइडिया डेवलप होते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको कंफ्यूजन होती है सोशलिज्म और कम्युनिज्म में। ये क्या है? सिंपल सी एग्जांपल से समझते हैं। लेट अस सपोज आपके मोहल्ले में 2 शॉप्स हैं, 2 दुकानें हैं जहां खाने पीने का सामान मिलता है। एक शॉप है जो सोशलिज्म के आइडिया पे चलती है और दूसरी शॉप है जो कम्युनिज्म के आइडिया पे चलती है। तो दोनों को कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? लेट अस सपोज शॉप नंबर ए ये सोशलिज्म के आइडिया पे चलती है। तो यहाँ क्या होगा? यहाँ जो भी आइटम्स मिलती होगी, जो भी कमोडिटी मिलती होगी, उसका उसका ओनरशिप, उसकी ओनरशिप स्टेट के पास होगी। कमोडिटीज की सॉरी शॉप की ओनरशिप जो है वो किसके पास होगी? स्टेट के पास होगी। और वहां जो भी आइटम्स मिलती हैं उसकी प्राइस कौन डिसाइड करेगा? उसकी प्राइस भी स्टेट डिसाइड करेगा। और जो वहां से प्रॉफिट आएगा वो जनता की वेलफेयर के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। तो ये है सोशलिज्म। ओनरशिप राइट के पास है, सॉरी ओनरशिप स्टेट के पास है, और जो भी आइटम्स हैं, जो भी कमोडिटीज हैं, उनका प्राइस भी कौन डिसाइड कर रहा है? स्टेट कर रही है। और जो प्रॉफिट आ रहा है वो जनता की, पब्लिक की वेलफेयर के लिए यूज किया जा रहा है। ये है आइडिया होता है सोशलिज्म का। तो कम्युनिज्म क्या है? लेट अस सपोज शॉप नंबर बी है, वो कम्युनिज्म के आइडिया से चल रही है। तो शॉप नंबर बी का जो ओनरशिप है वो कॉमन जनता के पास है, स्टेट के पास नहीं है, जनता के पास है, कम्युनिटी के पास है, पब्लिक के पास है। इस शॉप को जनता ही मिलके चला रही है, लोग मिलके चला रहे हैं, इक्वल ओनरशिप राइट है सब लोगों के पास। और जो भी उसके प्राइजेज हैं, जो वहां से कम्युनिटीज मिलती हैं, वो लोग मिलके डिसाइड कर रहे हैं। और जो वहां से प्रॉफिट आ रहा है उससे लोगों की नीड पूरी की जा रही है। जिसको जितना चाहिए उसको उतना मिल रहा है। ठीक है, एज पर नीड उसका प्रॉफिट जो है वो कॉमन लोगों को मिल रहा है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। 1844 में कार्ल मार्क्स की मुलाकात होती है फ्रांस में। अभी कहाँ चले गए? वो फ्रांस में चले गए।
तो फ्रांस में उनकी मुलाकात होती है फ्राइडरिच एंजल से। फ्राइडरिच एंजल से उनकी मुलाकात होती है और मुलाकात के बाद उनकी ये मुलाकात दोस्ती में बदल जाती है और ये दोस्ती उनकी ज़िंदगी भर के लिए रहती है। इनकी दोस्ती की एग्ज़ाम्पल्स दी जाती हैं दुनिया में। एक लाइफ लॉन्ग इंटेलेक्चुअल पार्टनरशिप बन जाती है दोनों में, दोनों मिलके लिखते हैं। कहते हैं कि मार्क्स एक बहुत बड़े इनोवेटर थे, नए-नए आइडियाज़ को जन्म देते थे और एंजल इन आइडियाज़ को पब्लिश करते थे, पॉपुलर करते थे। इकोनॉमिक एंड फिलॉसफिकल मैन्युस्क्रिप्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये दोनों मिलके एक वर्क लिखते हैं जिसका नाम है इकोनॉमिक एंड फिलॉसफिकल मैन्युस्क्रिप्ट। हु रोट इकोनॉमिक एंड फिलॉसफिकल मैन्युस्क्रिप्ट? तो ये लिखा है कार्ल मार्क्स ने। ठीक है। कहते हैं कि कार्ल मार्क्स की डेथ के बाद भी एंजल जो थे उनके काफी सारे वर्क्स को वो पब्लिश करते रहे। ठीक है। एक सीक्वेंस के लिए हम रिवाइज कर लेते हैं अभी तक क्या पढ़ा है। कार्ल मार्क्स हमने स्टार्ट किया है, जर्मन फिलासफर हैं, कम्युनिस्ट हैं, सोशलिस्ट हैं, हिस्टोरियन हैं, जर्नलिस्ट हैं। टाइम पीरियड 1818 से 1883 है। राइनलैंड त्रायर नाम की जगह में पैदा होते हैं, प्रूशिया में। लंदन में उनकी डेथ होती है और वहाँ ये है टॉम्ब ऑफ कार्ल मार्क्स। सिटीजनशिप स्टार्टिंग में तो प्रूशिया की थी, बट जब डेथ हुई है 1845 के बाद उनके पास कोई भी सिटीजनशिप नहीं थी। यंग हिगेलियंस के साथ मुलाकात होती है बर्लिन यूनिवर्सिटी में। फादर ऑफ कम्युनिज्म कहा जाता है और एक न्यूज़पेपर के लिए लिखते थे जिसका नाम था रेनेशे ज़ेंतो, जो प्रूशियन स्टेट ने बंद करवा दिया था। उसके बाद वो पेरिस चले जाते हैं, वहाँ फिर से वो कंटिन्यू करते हैं लिखना एक जर्नल के लिए जिसका नाम है जर्मन फ्रेंच एनल्स। कार्ल मार्क्स ने अपने आइडियाज़ कौन से जर्नल में लिखने के बाद डेवलप किए? तो वो जर्नल का नाम था जर्मन फ्रेंच एनल्स और आइडियाज़ क्या थे? सोशलिज्म एंड कम्युनिज्म के आइडियाज़। वहाँ उनकी मुलाकात होती है एंजल से। लाइफ लॉन्ग इंटेलेक्चुअल पार्टनरशिप दोनों में बन जाती है। इकोनॉमिक एंड फिलोसफिकल मैन्युस्क्रिप्ट दोनों मिलके लिखते हैं। यहाँ तक हमने अभी पढ़ा है। सॉरी, थोड़ी तबीयत मेरी सही नहीं है इसलिए थोड़ा एग्जॉस्ट लग रहा हूँ। 1845 में प्रूशिया प्रूशिया अब फ्रांस पे भी प्रेशर डालता है, पेरिस पे प्रेशर डालता है कि भैया आप एक काम करो, मार्क्स को वहां से निकाल दो, ये बड़ा परेशान कर रहा है, हमारे खिलाफ लिख रहा है। तो फ्रांस प्रूशिया के प्रेशर में आकर मार्क्स को एक्सपेल कर देता है पेरिस से और अब वो चले जाते हैं ब्रुसेल्स में, बेल्जियम ब्रुसेल्स में वो चले जाते हैं। बट अपना काम वो छोड़ते नहीं है, कंटिन्यू वो काम करते रहते हैं सोशलिज्म पे और कम्युनिज्म पे। 2 साल के बाद 1847 में कम्युनिस्ट लीग नाम की एक पार्टी बनती है लंदन में। कम्युनिस्ट लीग नाम से ही लग रहा है कि कम्युनिज्म की बात करेगी। तो कम्युनिस्ट लीग कब बनती है? 1847 में। फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कहाँ बनती है? लंदन में। इसमें एंजल का और मार्क्स का काफ़ी ज़्यादा एफर्ट्स होता है इस पार्टी को बनवाने में। और अगर पूछा जाए फर्स्ट मार्क्सिस्ट पॉलिटिकल पार्टी कौन सी थी? मार्क्सिस्ट मीन्स जो मार्क्स के आइडिया पे बेस है। मार्क्स का आइडिया क्या है? सोशलिज्म, कम्युनिज्म। ठीक है, आगे हम डिटेल में देखेंगे सोशलिज्म कब आएगा, कम्युनिज्म कब आएगा। फर्स्ट मार्क्सिस्ट पॉलिटिकल पार्टी 1847 लंदन में बनती है। ठीक है, और इस पॉलिटिकल पार्टी का मैनिफेस्टो लिखने के लिए बोला जाता है कार्ल मार्क्स को और एंजल को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्या नाम है? कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो किसने लिखा? लगभग दिसंबर 1847 या जनवरी 1848 में, ये डेट इंपॉर्टेंट है। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो लिखा जाता है, कौन लिखता है? कार्ल मार्क्स और एंजल। चलिए आगे, जो न्यूज़पेपर हमने पढ़ा है क्या नाम था? रेनेशे ज़ेंतो। रेनेशे ज़ेंतो कहाँ का पेपर था? राइनलैंड का, प्रूशिया का। इसको फिर से वो कंटिन्यू कराते हैं, इसी पेपर के बेस पे एक और पेपर स्टार्ट करते हैं इसी तरह का। डेली न्यूज़पेपर होता है ये, और ये स्टार्ट कौन करता है? मार्क्स करते हैं ऑन द बिहाफ ऑफ कम्युनिस्ट लीग। कम्युनिस्ट लीग जो पॉलिटिकल पार्टी है। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो क्या है? मैनिफेस्टो क्या होता है? मैनिफेस्टो, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन में लड़ने से पहले एक मैनिफेस्टो जारी करती है कि अगर हम सत्ता में आएंगे तो हम ये काम करेंगे। जैसे बीजेपी ने मैनिफेस्टो बनाया था कि हम राम मंदिर बनवाएंगे, बनवा दिया। 370 हटाएंगे, हटा दिया।
तो हर पॉलिटिकल पार्टी का एक मैनिफेस्टो होता है, फ्री बिजली देंगे, पानी देंगे, एजुकेशन देंगे, हेल्थ देंगे, जैसे अरविंद केजरीवाल ने बोला था, ठीक है। तो रेनेशे जेंतो को सक्सीड करने की कोशिश करते हैं, कम्युनिस्ट पार्टी के बिहाफ पे एक न्यू पेपर स्टार्ट करते हैं जिसका नाम होता है नियो रेनेशे जेंतो। वही पेपर जो नाम था, बस उसके पीछे नियो लगा देते हैं। नियो रेनेशे जेंतो किसका पेपर है? ये पेपर मार्क्स स्टार्ट करते हैं ऑन द बिहाफ ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी, आल्सो कॉल्ड एज न्यू रेनिश न्यूज़पेपर। न्यू रेनिश न्यूज़पेपर भी कहते हैं इसको, या नियो रेनिशे जेंतो। अपनी वही जो उनकी आइडियोलॉजी होती है कम्युनिज्म और सोशलिज्म और कम्युनिज्म की, उसको बढ़ावा देते। आगे चलिए आगे, विच वेस्टर्न थिंकर, कौन सा वेस्टर्न थिंकर था जिसने इंटीग्रेट किया था जर्मन फिलासफी, फ्रेंच पॉलिटिकल थॉट या फ्रेंच पॉलिटिकल फिलासफी और इंग्लिश की इकोनॉमिक्स को? इन तीन चीजों को किसने इंटीग्रेट किया था अगर पूछा जाए तो आंसर होगा मार्क्स। जर्मन फिलासफी, जर्मनी के थे ये, और वहां से इन्होंने जर्मन फिलासफी किसकी फिलासफी ली होगी? हीगल की, हिगेलियन मेथड ऑफ डायलेक्टिक लिया और इसको मटेरियल वर्ल्ड पे लगाया। आगे देखेंगे हम क्या है। जर्मन फिलासफी को, और फ्रांस से ली फ्रेंच पॉलिटिकल थॉट और इंग्लिश। देखो ना, पहले जर्मनी में थे, उसके बाद फ्रांस में चले गए तो फ्रेंच पॉलिटिकल थॉट का इन्फ्लुएंस तो होगा उनके ऊपर, फिर लंदन में चले गए तो इंग्लिश इकोनॉमिक्स वहां से अडॉप्ट की इन्होंने, इंग्लिश इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ा इन्होंने अच्छे से। इन तीनों को इंटीग्रेट किया किसने? मार्क्स ने। जर्मनी से क्या लिया इन्होंने? हिगेलियन मेथड ऑफ डायलेक्टिक। क्या था मेथड ऑफ डायलेक्टिक हिगेलियन का? एक फर्स्ट आइडिया होगा जिसको हम थीसिस कहेंगे, फिर उसका दूसरा आइडिया आएगा एंटीथीसिस, और दोनों को कंबाइन करके एक थर्ड आइडिया बनेगा जो सिंथेसिस होगा। ये सिंथेसिस फिर से थीसिस बन जाएगा जब इसका कंट्राडिक्शन आएगा। हेगल क्या कहते हैं कि अल्टीमेट रियलिटी जो वर्ल्ड की है वो आइडिया है। तो ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं नहीं, अल्टीमेट रियलिटी जो है वो आइडिया नहीं है, वो मटेरियल है। आइडिया नहीं है, वो मटेरियल है। जैसे मैंने एग्जांपल दी थी कि एक हमारी बॉडी है जो कि फिजिकल बॉडी जो मटेरियल है, और एक इसके अंदर सोल है। तो एज पर हीगल सोल इंपॉर्टेंट है, ये कहते हैं नहीं बॉडी इंपॉर्टेंट है। तो ये क्या करेंगे? ये वैसे ही कहेंगे कि एक फर्स्ट आइडिया होगा, उसका काउंटर आइडिया होगा, सॉरी एक फर्स्ट मटेरियल होगा, उसका फिर एक कंट्राडिक्शन मटेरियल होगा, फिर दोनों को कंबाइन करके एक तीसरा मटेरियल बनेगा जिसको थीसिस बोलेंगे, सिंथेसिस बोलेंगे। थीसिस, एंटीथीसिस, सिंथेसिस। सेम वैसे ही चलेगा हीगल की तरह, बस हीगल का आइडिया की जगह यहाँ मटेरियल आ जाएगा। ठीक है। जर्मन फिलासफी, फ्रेंच पॉलिटिकल थॉट और इंग्लिश इकोनॉमिक्स को किसने इंटीग्रेट किया? मार्क्स ने। जर्मनी से क्या लिया? हीगल का डायलेक्टिक लिया और उसको अप्लाई किया मटेरियल वर्ल्ड पे। फ्रांस से क्या लिया? फ्रांस से फ्रेंच रेवोल्यूशन, फ्रांस में हुआ था और फ्रेंच रेवोल्यूशन से इसने आइडिया लिया रेवोल्यूशन का। ठीक है, इन इंडस्ट्रियलाइज्ड कैपिटल इकोनॉमी। ठीक है। इंग्लैंड से क्या लिया? इंग्लैंड से इन्होंने इकोनॉमिक्स पढ़ी, इकोनॉमिक्स समझी। ठीक है। sought to understand the dynamics of capitalism and industrial revolution। वेल्थ ऑफ नेशन, एक बुक है वेल्थ ऑफ नेशन, इसके राइटर हैं एडम स्मिथ। एडम स्मिथ इज आल्सो कॉल्ड एज फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। हु रोट वेल्थ ऑफ नेशन? एडम स्मिथ। हु इज कॉल्ड एज फादर ऑफ इकोनॉमिक्स? एडम स्मिथ। वेल्थ ऑफ नेशन किसकी बुक है? एडम स्मिथ की। तो इस बुक को इन्होंने पढ़ा, यहां से इन्होंने समझा क्या? इकोनॉमिक्स को समझा, एडम स्मिथ की इकोनॉमिक्स। एडम स्मिथ जो थे वो कैपिटलिज्म को सपोर्ट करते थे और इन्होंने कैपिटलिज्म को क्रिटिसाइज किया। ठीक है, चलिए आगे। जर्मनी, फ्रांस और इंग्लैंड, इन तीनों की फिलॉसफी को इन्होंने इंटीग्रेट किया। मार्क्स स्ट्रॉन्ग क्रिटिक माने जाते हैं कैपिटलिज्म के। कैपिटलिज्म क्या है? क्या कहते हैं वो कहते हैं कि कैपिटलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन जो है वो फ्रीडम का दुश्मन है। कैपिटलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन जो है वो फ्रीडम का दुश्मन है, एनिमी है फ्रीडम का। स्ट्रॉन्ग क्रिटिक है कैपिटलिज्म के। इनके आइडिया की हल्की सी हम समरी देख लेते हैं, इसके बेस पे आप इनको बड़े अच्छे से समझ पाओगे। इजी समरी ऑफ कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स हमें लेके जाते हैं बैक, स्टोन एज में लेके जाते हैं, अर्ली मैन में लेके जाते हैं, जब इंसान हंटर और गैदरर हुआ करता था। हंटिंग करता था वो एनिमल्स की और गैदरिंग करता था वो फ्रूट्स की। इकोनॉमी जो थी वो इसी पे बेस्ड थी, हंटिंग पे और गैदरिंग पे।
लैंड की कोई इंपॉर्टेंस नहीं थी। जिसको जितने फ्रूट्स चाहिए वो उतने फ्रूट्स तोड़ लेगा, जिसको जितने एनिमल्स चाहिए वो उतने एनिमल्स मार के खा लेगा। इसी पे काम चलता था। और वो टाइम था प्रीमिटिव कम्युनिज्म का। प्रीमिटिव कम्युनिज्म में क्या है, हर किसी को इक्वल एक्सेस है कि उसको नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर इक्वल एक्सेस है, सब बराबर हैं, यहाँ कोई मेरा तेरा नहीं है। तो ये है प्रीमिटिव कम्युनिज्म। सब कुछ जनता का है, सब कुछ पब्लिक का है। फिर उसके बाद क्या हुआ होगा, कोई एक इंसान तो ऐसा होगा जिसने सबसे पहले किसी एरिया को कैप्चर किया होगा, बाउंड्री की होगी और बोला होगा ये मेरा एरिया है, यहाँ आप मत आना। और उस एरिया में उसने अपने फ्रूट्स लगाए होंगे, उस एरिया के ऊपर उसने खेती बाड़ी की होगी। और वहां से कंसेप्ट आ गया प्राइवेट प्रॉपर्टी का। उसने बोला कि ये मेरी प्रॉपर्टी है, ये तेरी प्रॉपर्टी है, यहाँ तू नहीं आना। तो प्राइवेट प्रॉपर्टी का कंसेप्ट आया। प्राइवेट प्रॉपर्टी के कंसेप्ट आने के बाद अब कोई बड़ी फैमिली होगी, कोई छोटी फैमिली होगी। जैसे कोई वीक है, अगर 2-3 आदमी है किसी परिवार में, किसी में 10 आदमी है, तो 10 वाले जो हैं वो वीक की प्रॉपर्टी को ऑक्युपाई कर लेंगे और उसको मजबूर कर देंगे उसके वहां काम करने के लिए। तो स्लेवरी का कंसेप्ट आया होगा। स्लेवरी के बाद फ्यूडलिज्म आया। मार्क्स के हिसाब से फ्यूडलिज्म क्या होता है, लैंड का ओनर है किंग, तो लैंड आगे किंग्स ने दे दिया नोबल्स को। ठीक है, नोबल्स ने आगे पीजेंट्स को, फार्मर्स को, या वर्किंग लेबरर्स को, वर्किंग क्लास को आगे थोड़ी थोड़ी लैंड दे दिया कि ये इस पे तुम काम करो, इस पे तुम काम करो, इस पे तुम काम करो, हमें कमा के दो। थोड़ा बहुत उसके खाने के लिए, रहने के लिए वो दे देगा। तो ये कंसेप्ट था सिंपल भाषा में फ्यूडलिज्म का। फ्यूडलिज्म के बाद क्या आया, फ्रेंच रेवोल्यूशन आया। फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789 में आया और उसके बाद आया इंडस्ट्रियलाइजेशन। इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद आया कैपिटलिज्म। मार्क्स कहते हैं कि अभी कैपिटलिज्म है, जिस टाइम में मार्क्स थे 1850 के आसपास, तो वो कहते हैं ये टाइम है कैपिटलिज्म का। इतने सारे फेसेस से हम निकल के आ गए हैं। पहले प्रीमिटिव कम्युनिज्म था, फिर स्लेवरी आई, फिर फ्यूडलिज्म आया। तो फ्यूडलिज्म को खत्म किसने किया, फ्रेंच रेवोल्यूशन ने। इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से अब आ गया है कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म के बाद क्या होगा, कैपिटलिज्म में क्या होगा, कुछ लोगों के पास लैंड होगी, कुछ लोगों के पास ओनरशिप होगी, प्रॉपर्टी होगी, पैसा होगा, और कुछ के पास ये चीजें नहीं होंगी। जिनके पास ये चीजें नहीं होंगी वो उनके वहां काम कर रहे होंगे। और कैपिटलिस्ट जो हैं काम करने वालों को, मतलब वर्किंग क्लास को एक्सप्लॉइट करेंगे, उन दोनों के बीच में स्ट्रगल होगा। और फिर आएगा क्या, डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलिटेरेट। डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलिटेरेट। प्रोलिटेरेट मीन्स वो वाला सेक्शन जिसके पास मीन्स ऑफ प्रोडक्शन नहीं है, जो कैपिटलिज्म के वहां काम कर रहे हैं। सिंपल भाषा में आगे हम फिर से बात करेंगे। डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलिटेरेट्स के बाद आएगा सोशलिज्म। तो सोशलिज्म के बाद आएगा कम्युनिज्म। कम्युनिज्म जो है यही होगा रैशनल मोड ऑफ प्रोडक्शन। रैशनल मोड ऑफ प्रोडक्शन जो होगा कार्ल मार्क्स के डायलेक्टिक में, वो होगा कम्युनिज्म, फाइनल स्टेज। ठीक है, जैसे हैगल में क्या था, रैशन सबसे ज्यादा रैशनैलिटी किसमें थी, स्टेट में। मोस्ट रैशनल थिंग अगर कोई चीज थी तो वो स्टेट थी, प्रूशियन स्टेट थी उसके हिसाब से। तो ये लेके जा रहे हैं हमें कम्युनिज्म की तरफ। ठीक है, किसका मानना था कि फ्यूडलिज्म जो था वो एक इंडिकेशन था, फ्रेंच रेवोल्यूशन जो था वो एक इंडिकेशन था फ्यूडलिज्म के खत्म होने का। हु लुक्ड फ्रेंच रेवोल्यूशन हैज एन इंडिकेशन ऑफ डिमाइस ऑफ फ्यूडलिज्म। फ्रेंच रेवोल्यूशन एक इंडिकेशन है डिमाइस ऑफ फ्यूडलिज्म का, किसका मानना था। हाँ, ये देखो यहाँ हमने बात की कि कम्युनिज्म, प्रिमिटिव कम्युनिज्म के बाद स्लेवरी आई, स्लेवरी के बाद फ्यूडलिज्म, और फ्यूडलिज्म को किसने खत्म किया, फ्रेंच रेवोल्यूशन ने। तो ये मानना था कार्ल मार्क्स का। ठीक है, कैपिटलिज्म इज एन इकोनॉमिक सिस्टम बेस्ड ऑन द प्रीमिटिव ओनरशिप ऑफ मींस ऑफ प्रोडक्शन एंड देयर ऑपरेशन फॉर प्रॉफिट। कार्ल मार्क्स कहते हैं कैपिटलिज्म क्या है, एक इकोनॉमिक सिस्टम है। थोड़ा डिटेल में जानते हैं कैपिटलिज्म ऑफ कार्ल मार्क्स को। कैपिटलिज्म एक इकोनॉमिक सिस्टम है बेस्ड अपॉन प्राइवेट ओनरशिप, बेस्ड अपॉन प्राइवेट ओनरशिप ऑफ मींस ऑफ प्रोडक्शन। मींस ऑफ प्रोडक्शन जो है वो प्राइवेट लोगों के पास है। ठीक है, एंड देयर ऑपरेशन फॉर प्रॉफिट, और वो किसकी तरफ जा रहे हैं, प्रॉफिट की तरफ जा रहे हैं। जैसे रिलायंस की ओनरशिप किसके पास है,
अडानी के पास। मीन्स ऑफ प्रोडक्शन किसके पास है? अडानी के पास। तो अडानी क्या हो गए? कैपिटलिस्ट हो गए। इंडिया के साथ आप कैपिटलिज्म को नहीं जोड़ना, क्योंकि इंडिया में मिक्स्ड इकोनॉमी है। यहाँ कुछ चीज़ें पब्लिक कंट्रोल में है, मीन्स स्टेट के कंट्रोल में, और कुछ चीज़ें प्राइवेट, कुछ चीज़ों की ओनरशिप प्राइवेट ओनरशिप है। ठीक है। तो कार्ल मार्क्स कहते हैं कैपिटलिज्म क्या है? एक सोसाइटी है विच क्रिएट डिवीजन। कैपिटलिज्म क्या है? एक सोसाइटी है, एक क्लास सोसाइटी है जो डिवीजन करती है। यहाँ क्या होता है? यहाँ सुपीरियर प्रोडक्शन क्लास है एक, और एक ओप्रेस्ड क्लास है जिसको कहते हैं प्रोलिटरेट्स। प्रोलिटरेट्स। ठीक है। कैपिटलिज्म में क्या है? दो क्लासेस हैं। एक वो लोग हैं जिनके पास मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, जिनके पास ओनरशिप है, जिनके पास लैंड है, जिनके पास पैसा है, कैपिटल है। और दूसरी क्लास है जो वहां काम करेगी, जिनके पास मीन्स ऑफ प्रोडक्शन नहीं है, जिनके पास लैंड नहीं है, कैपिटल नहीं है। ठीक है। कैपिटलिज्म में क्या है? दो क्लासेस है। एक सुपर प्रोडक्शन क्लास है, या एक हैव्स है। हैव्स मीन्स सुपर प्रोडक्शन क्लास को ही हम बोलेंगे हैव्स, या इनको बोलेंगे बुर्जुआ। ये सेम चीजें हैं। कैपिटलिज्म में दो क्लासेस हैं। एक वो जिनके पास पैसा है, जिनके पास दौलत है, प्रॉपर्टी है, और एक वो जिनके पास ये चीजें नहीं है, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन नहीं है। जिनके पास ये सब चीजें हैं वो होंगे हैव्स, या वो होंगे सुपीरियर प्रोडक्शन क्लास, या वो होंगे बुर्जुआ। बुर्जुआ भी उन्हीं को बोलेंगे, हैव्स भी वही हैं, तो सुपीरियर प्रोडक्शन क्लास भी वही है। तो दूसरी कौन सी क्लास होगी? दूसरी होगी जिनके पास मीन्स ऑफ प्रोडक्शन नहीं है। वो कौन से? प्रोलिटरेट्स हैं। प्रोलिटरेट्स को ही हम कहेंगे हैव्स नॉट, जिनके पास मीन्स ऑफ प्रोडक्शन नहीं है। ठीक है। या सिंपल भाषा में वर्किंग क्लास। ठीक है, समझ आ गया इतना? चलिए आगे चलते हैं। ए क्लास विच क्रिएट डिवीजन। कैपिटलिज्म डिवीजन क्रिएट करता है। इसमें एक सुपीरियर क्लास है जो दबाती है प्रोलिटरेट्स को। इससे क्या होता है? इससे जो आज़ादी है उनकी, किसकी? वर्किंग क्लास की आज़ादी है, प्रोलिटरेट्स की जो आज़ादी है वो छिन जाती है उनसे, फ्रीडम उनको नहीं मिलती। ठीक है। दो मेजर क्लासेस कौन कौन से हैं बोलता है? हैव्स एंड हैव्स नॉट। हैव्स आर द ओनर्स ऑफ लैंड। हैव्स कौन है? ओनर्स ऑफ लैंड है, या कैपिटल है इनके पास, प्रॉपर्टी है इनके पास, पैसा है, धन है। इनको कहते हैं बुर्जुआ। इनको कहते हैं बुर्जुआ। दूसरे होंगे हैव्स नॉट, दोज हु हैव नथिंग बट देयर ओन लेबर। सिर्फ और सिर्फ उनके पास अपनी लेबर है। और इनको बोलेंगे हम प्रोलिटरेट्स विच आर बीइंग एक्सप्लॉइटेड। प्रोलिटरेट्स को, हैव्स नॉट को, वर्किंग क्लास को एक्सप्लॉइट कौन करेगा? कैपिटलिज्म में कैपिटलिस्ट। ठीक है, यहां तक आपको समझ आ गया होगा। चलिए आगे। लुइस एल्थुसर। लुइस एल्थुसर एक स्कॉलर हैं, याद रखना है। कौन है ये? क्या किया इन्होंने? ये मोस्ट इन्फ्लुएंशियल मार्क्सिस्ट फिलोसफर हैं, जिन्होंने मार्क्स की राइटिंग को दो पार्ट में डिवाइड किया है। कार्ल मार्क्स की राइटिंग को दो पार्ट्स में किसने डिवाइड किया है? लुइस एल्थुसर ने डिवाइड किया है। कैसे डिवाइड किया है? एक पार्ट यंग मार्क्स की राइटिंग, सेकंड पार्ट ओल्ड मार्क्स की राइटिंग। मींस मार्क्स ने अपनी लाइफ में बहुत सारी बुक्स लिखी होंगी। जब यंग थे उनके आइडिया कुछ अलग थे, तो उसको उन्होंने रख दिया यंग मार्क्स की कैटेगरी में। जब वो मैच्योर हुए, ओल्ड हुए, तो उनकी राइटिंग्स के अंदर कुछ आइडियाज चेंज होने लगे, तो उसको रख दिया उन्होंने ओल्ड मार्क्स में। यंग मार्क्स से क्या पूछा जाता है? यंग मार्क्स फोकस करते हैं प्रॉब्लम्स के ऊपर और इश्यूज के ऊपर। वेरी इंपॉर्टेंट। प्रॉब्लम्स के ऊपर ओल्ड मार्क्स फोकस करते हैं, नहीं यंग मार्क्स। इश्यूज के ऊपर यंग मार्क्स। यंग मार्क्स बात करते हैं एलिनेशन की, यंग मार्क्स बात करते हैं ह्यूमन नेचर की, यंग मार्क्स बात करते हैं मोरालिटी की, एथिक्स की। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना है। ठीक है। क्या है एलिनेशन, ह्यूमन नेचर, मोरालिटी? ये अभी आपको आगे मैं बता दूंगा। अभी खाली इतना याद रखना है, MHA से याद रख दो। MHA, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर। क्वेश्चन पूछा जाएगा। M से मोरालिटी या एथिक्स, H से ह्यूमन नेचर, A से एलिनेशन। एलिनेशन पे कौन फोकस करता है? यंग मार्क्स। मोरालिटी पे यंग मार्क्स, ह्यूमन नेचर पे यंग मार्क्स, प्रॉब्लम्स पे, इश्यूज पे यंग मार्क्स। ओल्ड मार्क्स जब मार्क्स मैच्योर हो गए, यहाँ मार्क्स जो हैं थोड़े मैच्योर दिख रहे हैं, ओल्ड हैं,
मैच्योरिटी आ जाती है बुढ़ापे के साथ। तो जो ओल्ड मार्क्स हैं वो क्या करते हैं, इन डेप्थ स्टडी करते हैं वर्किंग ऑफ कैपिटलिस्ट सोसाइटी की। जो कैपिटलिस्ट सोसाइटी है जिसमें हैव्स और हैव्स नॉट हैं, जिसमें वर्किंग क्लास और कैपिटलिस्ट क्लास है, इसकी डिटेल में स्टडी करते हैं। और यहाँ वो फोकस करते हैं प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन पे, प्रैक्टिकल सोल्यूशन प्रॉब्लम्स का वो बताते हैं। कौन? ओल्ड मार्क्स। तो यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन बनेंगे? मार्क्स की राइटिंग को दो पार्ट में किसने डिवाइड किया? लुइस एल्थुसर ने। कौन कौन से दो पार्ट है? यंग मार्क्स, ओल्ड मार्क्स। यंग मार्क्स किस पे फोकस करते थे? प्रॉब्लम्स पे, इशू पे, एलिनेशन पे, एमएचए मोरालिटी पे, ह्यूमन नेचर पे और एलिनेशन पे। ओल्ड मार्क्स ये ओल्ड हैं, मैच्योर हैं। जो ओल्ड और मैच्योर बंदा होता है वो प्रैक्टिकल सॉल्यूशन की बात करता है। तो प्रैक्टिकल सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम्स पे बात करते हैं ओल्ड मार्क्स। कौन सी प्रैक्टिकल सॉल्यूशन, कौन सी प्रॉब्लम्स? जो कैपिटलिस्ट सोसाइटी में है, जहां एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। किसको एक्सप्लॉइट किया जा रहा है? वर्किंग क्लास को कैपिटलिस्ट के द्वारा। अगर आपको हमारे लेक्चर अच्छे लग रहे हैं, अगर आपको लग रहा है कि हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, आपके लिए अच्छा कंटेंट बना के ला रहे हैं, डिटेल में कंसेप्ट क्लियरेंस के साथ आपको चीज़ें दे रहे हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वॉलंटरी फ़ी पे करें। आप हमें डोनेशन भी दे सकते हैं, अपनी मर्ज़ी के हिसाब से हमें डोनेशन दे सकते हैं। हमारी यूपीआई आईडी है studywings012@okSBI। इस पीडीएफ के एंड पे हमारा स्कैनर भी है। आप जहाँ जाए हमें जिस शेप में हमें डोनेशन या वॉलंटरी फ़ी पे कर सकते हैं। चलिए आगे आगे हम इनके पढ़ते हैं मेजर क्रिएशन या इनके मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क्स जो एग्जाम में पूछे जाएंगे। फर्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क है क्रिटिक ऑफ हेगल्स फिलॉसफी ऑफ राइट 1843। क्रिटिसाइज करते हैं हेगल्स की फिलॉसफी ऑफ राइट को। हेगल की फिलॉसफी ऑफ राइट हम डिटेल में पढ़ चुके हैं, यहाँ बात नहीं करेंगे। 1843 का ये वर्क है। नेक्स्ट द होली फैमिली किसका वर्क है? कार्ल मार्क्स का वर्क है 1844। नोट्स ऑन जेम्स मिल, जेम्स मिल के ऊपर नोट्स किसने लिखा? कार्ल मार्क्स ने 1844। इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल मैन्यूस्क्रिप्ट ऑलरेडी बात कर चुके हैं, कार्ल मार्क्स और एंजल मिल के लिखते हैं 1844 में इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल मैन्यूस्क्रिप्ट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जर्मन आइडियोलॉजी वेरी इंपॉर्टेंट। जर्मन आइडियोलॉजी किसने लिखी? कार्ल मार्क्स और एंजल ने मिलकर लिखी, 1846 में लिखी। क्या बात करते हैं जर्मन आइडियोलॉजी में जो एग्जाम में पूछी जा सकती है? यहाँ वो डिफ्रेंशिएट करते हैं इंसान को जानवर से। अरिस्टोटल ने भी डिफ्रेंशिएट किया था। अरिस्टोटल ने बोला था इंसान के पास क्या है? रैशनैलिटी है, जानवर के पास रैशनैलिटी नहीं है। ये किसने बोला? अरिस्टोटल ने। मैन इज अ सोशल एनिमल, अरिस्टोटल ने। यहाँ ये डिफ्रेंशिएट दूसरे तरीके से करते हैं। ये कहते हैं कि ह्यूमन बीइंग है जो वो प्रोड्यूस कर सकता है, मीन्स ह्यूमन बीइंग्स जो है वो प्रोडक्शन कर सकता है, वो कमोडिटी प्रोडक्ट्स बना सकता है। मीन्स ऑफ प्रोडक्शन ह्यूमंस के कंट्रोल में है, एनिमल के कंट्रोल में नहीं है। ठीक है, मतलब सीधी सी बात है, इंसान अपनी रोजी रोटी कमा सकता है, अपनी बिजनेस काम धंधा कर सकता है, एनिमल्स नहीं कर सकते, सिंपल सी भाषा में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बुक है इनकी पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी कब पब्लिश होती है? 1847 में। क्यों होती है? 1846 में एक स्कॉलर हैं जिनका नाम है पीजे प्रधान। पीजे प्रधान, पीजे प्रधान एक बुक लिखते हैं जिसका नाम है फिलॉसफी ऑफ पॉवर्टी। ध्यान से देखना, एक है पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी, गरीबी की फिलॉसफी, दूसरा है फिलॉसफी की गरीबी। तो फिलॉसफी ऑफ पॉवर्टी किसकी बुक है? पीजे प्रधान की बुक है, 1846 में लिखी है, जिसमें ये बताते हैं कि पॉवर्टी के, गरीबी के क्या क्या काजेज हैं। एक ही साल के बाद मार्क्स उसका रिप्लाई देते हैं पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी में। वो कहते हैं कि नहीं, पॉवर्टी का सबसे बड़ा काज है जो वो क्या है? कैपिटलिज्म है, कैपिटलिस्ट सोसाइटी है। क्रिटिसाइज करते हैं कैपिटलिस्ट सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन को, कहते हैं कि कैपिटलिस्ट सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन रूट काज है पॉवर्टी का। वेज लेबर कैपिटल, लेबर को जो तनख्वाह मिलती है ना उसको वेज कहते हैं ना, दिहाड़ी। तो वेज लेबर एंड कैपिटल किसकी बुक है? कार्ल मार्क्स की बुक है। कब लिखी? 1847 में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, जो कम्युनिस्ट लीग के बिहाफ पर लिखा था, किसने पढ़ाया मैंने ऊपर? एंजल ने और कार्ल मार्क्स ने। कब लिखता है? 1848 में या 1847 दिसंबर के आसपास में, 15 दिसंबर से 15 जनवरी के आसपास का टाइम होगा।
मैनिफेस्टो ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी है, इन विच ही प्रेजेंट एनालिटिकल अप्रोच बताते हैं टू क्लास स्ट्रगल एंड कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ कैपिटलिज्म एंड कैपिटलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, एनालिटिकल अप्रोच बताते हैं क्लास स्ट्रगल की और कॉन्फ्लिक्ट्स बताते हैं कैपिटलिस्ट और इसमें वर्कर्स के बीच में। ठीक है, नेक्स्ट द नियो रेनेशेजेंतो। जब याद करो प्रुशिया में थे, ये कौन सा न्यूज़पेपर के लिए लिखते थे? रेनेशेजेंतो के लिए, जो 1 साल के बाद बंद करवा दिया था, उसको फिर से कंटिन्यू कराते हैं कम्युनिस्ट लीग के बिहाफ पे। इसका नाम रखते हैं न्यू रेनिश न्यूज़पेपर या द न्यू रेनेशेजेंतो 1848 में। 18th ब्रूमायर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 18th ब्रूमायर ऑफ लुइस बोनापार्ट। लुइस बोनापार्ट कौन है? नेपोलियन बोनापार्ट आपने पढ़ा होगा, हिस्ट्री में पढ़ा होगा, मैंने बताया भी था हेगल में। तो नेपोलियन बोनापार्ट ने क्या किया था? इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद फ्रांस का तख्ता पलट दिया था और एक बहुत बड़े डिक्टेटर बन के उभरे थे। कौन? नेपोलियन बोनापार्ट, जो कि एक आर्मी जनरल थे। ठीक है, उसके बाद ये कब की बात है? जब फ्रेंच रेवोल्यूशन आया था 1789 में आया था, तो उसके 1-2 साल के बाद 90 के आसपास, 1790 के आसपास इन्होंने तख्ता पलटा था। नेक्स्ट क्या होता है? 1851 में फिर से वैसी बात होती है, फिर से जो वहां रिपब्लिक गवर्नमेंट थी उसको हटाते हैं। कौन? नेपोलियन बोनापार्ट का भांजा, नेफ्यू, और फिर से तख्ता पलट के फिर से डिक्टेटरशिप लेके आते हैं लुइस बोनापार्ट। ठीक है, तो ये क्या है? द 18th ब्रूमायर ऑफ लुइस बोनापार्ट। ये एक एसे है। किसने लिखा है ये एसे? ये लिखा है कार्ल मार्क्स ने। क्यों इंपॉर्टेंट है ये? इस एसे में बात की है एक फ्रेज की, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ फर्स्ट एज ट्रेजेडी देन एज फार्स। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये इतना इंपॉर्टेंट है कि 1-2 साल पहले यूपीएससी में इस पे, यूपीएससी मेंस में एसे पूछ लिया गया था, सिंपल इसी फ्रेज के ऊपर। राइट एन एसे ऑन, 3-4 टॉपिक थे जिसमें एक टॉपिक था हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ फर्स्ट एज ट्रेजेडी देन एज फार्स। ये फ्रेज किसका है? कार्ल मार्क्स का है। कहाँ मेंशन करते हैं, कहाँ लिखते हैं ये फ्रेज? अपने एसे में। कौन सा एसे? द 18th ब्रूमेयर ऑफ लुइस बोनापार्ट। ठीक है, क्या मतलब है इसका? इसका ये मतलब है कि फर्स्ट टाइम तो जब कोई भी इंसिडेंट होता है तो वो एक ट्रेजेडी होती है, वो एक ट्रेजेडी होती है। लेकिन सेकंड टाइम अगर फिर से वो बात होती है, फिर से वो इंसिडेंट होता है, तो वो आपकी गलती से हो रहा है, वो एक मजाक बन जाएगा, लोग उस पर मजाक उड़ाएंगे, वो एक फनी सी बात है। जैसे राहुल गांधी कंटिन्यू इलेक्शन हार रहे हैं, पहले नरेंद्र मोदी ने 2014 में इलेक्शन जीता, उसके बाद नेक्स्ट सारे होप लगा रहे थे कि अगले वाला जो इलेक्शन है वो जीत जाएंगे राहुल गांधी, लेकिन बुरे तरीके से हार हुई। उसके बाद तो लग रहा था सबको कि अब तो राहुल गांधी अच्छे सीखे हैं, बहुत बढ़िया, वो यात्रा वगैरह कर रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। लेकिन फिर से वही हाल हुआ। तो क्या राहुल गांधी ने कुछ सीखा? नहीं, हिस्ट्री ने फिर से रिपीट किया, राहुल गांधी को फिर से हराया। और दूसरी बार वो एक ट्रेजेडी नहीं थी, पहली बार तो ट्रेजेडी थी, दूसरी बार वो फार्स था। ठीक है, आप एग्जाम दे रहे हो, आपने अच्छे से पढ़ाई नहीं की और आप फेल हो गए, फिर से आपके पास 1 साल है, फिर से आप मेहनत करोगे। अगर फिर से आपका नहीं होता तो वो एक ट्रेजेडी नहीं है। पहली बार पेपर टफ आ गया, आपने अच्छे से नहीं किया, ठीक है, हो गया। दूसरी बार तो लोग मजाक बनाएंगे, दूसरी बार के लिए तो वो एक मजाक है, फनी सी बात है। ठीक है, तो हिस्ट्री रिपीट करती है, पहले तो ट्रेजेडी के तौर पर, दूसरी बार एज फॉर्स। जैसे पहले लुइस बोनापार्ट के मामा ने, नेपोलियन ने फ्रेंच का तख्ता पलटा और डिक्टेटरशिप को लेके आए। बाद में कितना टाइम लगा, चीज़ें बड़ी मुश्किल से ठीक हुई, और उसके 50-60 साल के बाद फिर से उनके भांजे ने फिर से वही काम किया। तो हिस्ट्री ने रिपीट किया। पहली बार तो ट्रेजेडी थी नेपोलियन के टाइम, दूसरी बार फार्स था। समझ आ गया होगा? चलिए आगे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है इसलिए इतना मैंने जोर लगाया। अ कंट्रीब्यूशन टू क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, 1859 की बुक है इनकी, कंट्रीब्यूशन ऑफ क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, वेरी इंपॉर्टेंट। क्या बात करते हैं इसमें? एनालिसिस ऑफ कैपिटलिज्म एंड क्वांटिटेटिव थ्योरी ऑफ मनी की बात करते हैं इसमें।
दास कैपिटल, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, 1867। दास कैपिटल किसने लिखी है? कार्ल मार्क्स ने लिखी है। कैपिटलिज्म और उसके इश्यूज पे बात करते हैं। द सिविल वॉर इन फ्रांस 1871, एक पेम्पलेट है। पेम्पलेट क्या होता है? एक सिंगल पेज होता है, सिंगल शीट ऑफ पेपर होता है जिसके दोनों तरफ किसी एक टॉपिक के बारे में डिटेल में लिखा जाता है, इसको कहते हैं पेम्पलेट। एक पेज पेपर का होता है। तो सिविल वॉर इन फ्रांस क्या है? ये एक पेम्पलेट है जो कार्ल मार्क्स के द्वारा लिखा गया था फ्रांस के सिविल वॉर के बारे में 1871। ठीक है, सिविल वॉर इन फ्रांस, कार्ल मार्क्स। दास कैपिटल, कार्ल मार्क्स। क्रिटिसिज्म ऑफ क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, कार्ल मार्क्स। 18th ब्रूमेर ऑफ लुइस बोनापार्ट, कार्ल मार्क्स। द न्यू रेनेशेजेंतो, कार्ल मार्क्स। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, कार्ल मार्क्स एंड एंजल। वेज लेबर कैपिटल, कार्ल मार्क्स। पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी, कार्ल मार्क्स। फिलॉसफी ऑफ पॉवर्टी, पीजे प्रदॉन। जर्मन आइडियोलॉजी, मार्क्स एंड एंजल। इकोनॉमिक एंड फिलोसफिकल मैन्यूस्क्रिप्ट, मार्क्स एंड एंजल। नोट्स ऑन मिल, द होली फैमिली एंड क्रिटिक्स ऑफ हेगल फिलॉसफी ऑफ राइट, कार्ल मार्क्स। चलिए आगे पॉलिटिकल थॉट देख लेते हैं इनका डिटेल में, जिसके लिए ये लेक्चर मेन बना है, पॉलिटिकल थॉट्स ऑफ कार्ल मार्क्स। इसमें हम 3-4 चीजें इंपॉर्टेंट पढ़ेंगे। पहले तो हेडिंग सुन के आपको बड़ा टफ लगने वाला है, आगे बड़ा इजी वे में आपके दिमाग में डाल दिया जाएगा। थ्योरी ऑफ एलिनेशन, वेरी इंपॉर्टेंट। थ्योरी ऑफ एलिनेशन, commodity fetishism, commodity fetishism leads to commodity mystical, dialectical materialism, historical materialism, theory of class struggle and theory of surplus value। ठीक है, ये इतने टॉपिक हैं जो हम आगे पढ़ेंगे, जल्दी जल्दी कवर करने की कोशिश करेंगे और सिंपल वे में आपके दिमाग में डालने की कोशिश करते हैं। स्टार्ट करते हैं थ्योरी ऑफ एलिनेशन से। थ्योरी ऑफ एलिनेशन, फर्स्ट क्वेश्चन, थ्योरी ऑफ एलिनेशन वाज गिवन बाय कार्ल मार्क्स। सेकंड क्वेश्चन, थ्योरी ऑफ एलिनेशन कब लिखी गई है? 1844 में। थर्ड क्वेश्चन, थ्योरी ऑफ एलिनेशन कौन सी बुक में मेंशन है? इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल मैन्यूस्क्रिप्ट रिटन बाय कार्ल मार्क्स एंड एंजल। ठीक है, वहां बात होती है थ्योरी ऑफ एलिनेशन की। इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल, सॉरी, इकोनॉमिक एंड फिलोसफिकल मैन्यूस्क्रिप्ट 1844 में बात होती है थ्योरी ऑफ एलिनेशन। किसने लिखी थी ये बुक? एंजल और मार्क्स दोनों ने। क्या कहते हैं मार्क्स? मार्क्स कहते हैं ही स्टेटेड दैट इन कैपिटलिज्म, कैपिटलिज्म आपको समझ आ गया क्या है? दो क्लासेस हैं, एक अमीर क्लास है, एक गरीब क्लास है। अमीर जो है वो गरीबों को दबा रहे हैं, गरीबों की लेबर यूज हो रही है सिर्फ, और अमीरों का सब कुछ यूज हो रहा है, प्रॉफिट अमीरों को हो रहा है, एक्सप्लॉइट किया जा रहा है अमीरों के द्वारा गरीबों को। ये देसी सिंपल भाषा में कैपिटलिज्म में क्या है, वो अमीर क्या है उनको बोलेंगे कैपिटलिस्ट। इन कैपिटलिज्म, कैपिटलिस्ट इम्प्लॉयड वर्कर्स, कैपिटलिज्म में कैपिटलिस्ट है वो क्या करते हैं? वो नौकरी पे रखते हैं वर्कर्स को, नौकरी पे रखते हैं वर्कर्स को। क्यों रखते हैं भाई? वर्कर्स क्या करेंगे? वर्कर्स कैपिटलिस्ट के लिए बनाएंगे, प्रोड्यूस करेंगे ऑब्जेक्ट्स, प्रोड्यूस करेंगे गुड्स। ठीक है, कैसे करेंगे? अपनी एनर्जी लगाएंगे, अपनी लेबर लगाएंगे। फिर मार्क्स पूछता है ये जो प्रोडक्ट बनाया, ये जो गुड्स बनाया, क्या ये प्रोडक्ट वर्कर के कंट्रोल में है, लेबरर के कंट्रोल में है? खुद ही आंसर देते हैं नो, नहीं है कंट्रोल में। तो किसके कंट्रोल में है? ये प्रोडक्ट है कंट्रोल में एम्प्लॉयर के। एम्प्लॉयर कौन है? नौकरी देने वाला, मतलब कैपिटलिस्ट। ठीक है, कैपिटलिस्ट के कंट्रोल में है, वर्कर के कंट्रोल में नहीं है। तो इससे क्या है? इससे 10 वर्किंग क्लास इज एलिनेटेड फ्रॉम देयर प्रोडक्ट। जो वर्किंग क्लास है, जो लेबर क्लास है, जो हैव्स नॉट है, वो एलिनेटेड फील करते हैं, वो एलिनेटेड हैं अपने प्रोडक्ट से विच दे हैव प्रोड्यूस बाय यूजिंग देयर ओन एनर्जी या एफर्ट्स या लेबर। ठीक है, समझ आया? नहीं है, नहीं आया तो अभी आ जाएगा। एलिनेशन क्या होता है? एलिनेशन का अपोजिट होता है अट्रैक्शन। एलिनेशन का अपोजिट है अट्रैक्शन, अटैचमेंट। ठीक है, आप अपने खेत में काम कर रहे हो, आपने अपने छत पे सपोज करो किचन गार्डनिंग कर रहे हो, आप रूफ गार्डनिंग कर रहे हो, आपने वहाँ सब्जियां लगाई हुई हैं, तो कितनी मेहनत से काम कर रहे हो। वो आपकी सब्जियां हैं, आपकी हेल्थ पे, आपकी हेल्थ बेटर करने के लिए हैं, तो उनके साथ आपकी एक अटैचमेंट है। आप, हमारे पेरेंट्स हैं, घर में गाय भैंस रखी है, वो बीमार हो जाती है, उनको प्रॉब्लम हो जाती होती है, उस गाय भैंस के साथ अटैचमेंट है, उसके दूध के साथ अटैचमेंट है। इसका अपोजिट क्या है? एलिनेशन। ठीक है, इसका अपोजिट क्या है? एलिनेशन। लेट अस सपोज आप
कोई आदमी है ABC, उसकी एक शॉप है, बेकरी की शॉप है, ध्यान से सुनना, बेकरी की शॉप है। वो बेकरी के प्रोडक्ट्स बना रहा है, ब्रेड बना रहा है, बिस्किट बना रहा है, केक बना रहा है। वो किसकी है? किसी कैपिटलिस्ट की है। कैपिटलिस्ट ने किसको रखा हुआ है? वर्कर्स को रखा हुआ है। क्या वो जो प्रोडक्ट बना रहा है, उन प्रोडक्ट्स के ऊपर, उस बेकरी के ऊपर वर्कर्स का कंट्रोल है? नहीं है। वर्कर को सिंपल उसकी दिहाड़ी मिलनी है, उसके पैसे मिलने हैं, उसकी लेबर मिलनी है, दिन का 500 रुपया या महीने का 8-10 हज़ार फिक्स पैसा मिलना है, और उसने वो प्रोडक्ट उसके लिए बनाना है। घाटा हो, प्रॉफिट हो, वो मालिक का है, कैपिटलिस्ट का है। ठीक है। कई बार आपने देखा होगा, जो ऑनर्स, जो वर्कर्स होते हैं बेकरी में, अगर उनका ऑनर नहीं देख रहा, तो वो जो आटा गूंदते हैं, वो कैसे टांगों से गूंद रहे होते हैं, इतनी गर्मी होती है, उनका पसीना भी बीच में जा रहा होता है। क्या उस प्रोडक्ट को वो अपना मानते हैं? उनके साथ अटैचमेंट है? उस प्रोडक्ट के साथ उसको कोई अटैचमेंट नहीं है। उनको लगता है कौन सा हमने खाना है। ऐसा प्रैक्टिकली होता है, और आपने भी देखा होगा, मैंने भी देखा है। तो एलिनेशन को समझाने का इससे बेस्ट एग्जाम्पल मुझे नहीं लगा। तो उस प्रोडक्ट से वो एलिनेट फील करते हैं। ठीक है, अब समझ आ गया होगा। एलिनेशन मीन अट्रैक्शन नहीं होना, अटैचमेंट नहीं होना। ठीक है। कैपिटलिज्म में क्या है? वर्किंग क्लास काम कर रही है, प्रोडक्ट बना रही है, बट उस प्रोडक्ट पे उनका कंट्रोल नहीं है। कंट्रोल किसका है? उनके मालिक का है। एनर्जी किसकी लग रही है? लेबर की लग रही है। एफर्ट्स लेबरर के लग रहे हैं, वर्किंग क्लास के लग रहे हैं। फिर इससे क्या होगा? दस इन कैपिटलिस्ट सोसाइटी वर्कर्स आर फोर्स टू सेल देयर लेबर पावर। वर्कर्स को मजबूर किया जा रहा है अपनी पावर को बेचने के लिए, उसके बदले में पैसे मिल रहे हैं। देर उनकी अपनी लेबर उनकी अपनी नहीं रह चुकी। उनकी अपनी लेबर उनको एक्सटर्नल लगती है, हमारी अपनी नहीं है, मालिक के हिसाब से चलना है। मालिक आ गया, जल्दी 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 काम करो। मालिक नहीं है, मस्त रहो। ठीक है। हेंस देयर ओन फिजिकल एंड मेंटल कैपेबिलिटीज, उनकी अपनी फिजिकल और मेंटल कैपेबिलिटीज जो हैं वो उनके साथ ही रह जाती हैं। क्या वो अपनी मेंटल कैपेबिलिटीज यूज कर रहे हैं? क्या वो अपना टैलेंट शो कर रहे हैं? नहीं। टैलेंट शो करो तब भी उतने पैसे मिलने हैं, नहीं करो तब भी उतने मिलने हैं। तो उन्होंने अपना टाइम निकालना है। लेबर बिकेम्स लेबर जो उनकी है वो एक नेसेसिटी बन गई है, जिससे सेटिस्फाई हो रही है नीड्स किसकी? दूसरों की, कैपिटलिस्ट की। इट इज अ फॉर्म ऑफ एलिनेटेड लेबर। तो लेबर भी तो एलिनेटेड सी लग रही है ना, उनकी लेबर अपनी है, लेकिन वो भी उनकी अपनी नहीं है। तो क्वेश्चन क्या बनेगा यहाँ से? क्वेश्चन बनेगा यहाँ से कि थ्योरी ऑफ एलिनेशन में जो लेबर है, जो वर्किंग क्लास है, वो एलिनेटेड किस किस से फील करती है? तो ऑप्शन ए, कमोडिटी से, यस, मींस प्रोडक्ट से, यस, गुड्स से, यस, सर्विसेज से, यस, लेबर से, यस, देमसेल्फ अपने आप से, यस, अपने आप से भी वो एलिनेटेड फील करते हैं, वो एलिनेटेड है अपने आप से, नेचर से वो एलिनेटेड है, बाकी वाले लोगों से वो एलिनेटेड है। ऑल ऑफ द अबव आपका आंसर आएगा, आपने याद रखना है। ठीक है, तो ये याद करो जरा, किस में बात कर रहा था, कौन बात कर रहा था? ये बात कर रहा था यंग मार्क्स। यंग मार्क्स मैंने बोला था ना, आगे मैं बताऊंगा एलिनेशन क्या है। तो एक जो वर्कर हैं वो एलिनेटेड है, किस किस से एलिनेटेड है? प्रोडक्ट से, लेबर से, अपने आप से, नेचर से, बाकी वाले लोगों से। अच्छा चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या कहते हैं मार्क्स? कहते हैं कि कैपिटलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन में सपोज करो वर्कर, अच्छे वर्कर मिल गए आपको, वो हार्ड वर्क करेंगे। अगर वो हार्ड वर्क करते हैं तो आउटपुट इंक्रीज होगा। ठीक है, आउटपुट इंक्रीज होगा तो क्या होगा? जो आउटपुट होगा, क्या वो कैपिटलिस्ट को जाएगा या वर्कर को जाएगा? वो कैपिटलिस्ट को जाएगा, वो बॉस को जाएगा, वो ओनर को जाएगा, वर्कर को नहीं जाएगा। इंसान नेचुरली तो फ्री है, लेकिन कैपिटलिज्म में ये कहते हैं कि वो फ्री नहीं है, वो बंधा हुआ है। कैपिटलिज्म में वो एक रिपीटेटिव बन गया है। सुबह उठना, सेम काम करना, पूरा दिन आना, दुकान को खोलना, आटा गूंदना, बेकरी की बात कर रहा हूँ, वही बेकरी बनाना, पैक करना, वो सारा काम रिपीटेटिव बोरिंग वर्क है, मशीन की तरह काम लगा दिया है। ठीक है, वर्कर मशीन बन गए, वर्कर बोरिंग है, बोर हो गए, वर्कर को अपना काम बोरिंग लगता है। रिपीटेटिव नेचर ऑफ वर्क है, मशीन की तरह वर्क है, जैसे मशीन सेम काम करती है ना, बार 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 चल रही है, चल रही है, चल रही है, गाड़ी में तेल डाला, चलो चलो भाई, बस वैसा बना दिया है कैपिटलिज्म ने वर्कर्स को। क्या पर्सनल स्किल की डेवलपमेंट होती है कैपिटलिज्म में? मार्क्स कहते हैं नो, पर्सनल स्किल्स की डेवलपमेंट नहीं हो रही। नई इनोवेशन, नो इनोवेशन, कोई न्यू आइडियाज का जनरेशन नहीं हो रहा। भाई वो वर्किंग क्लास इनोवेशन क्यों करेगी? उनको कोई बेनिफिट तो है नहीं है, उनको तो बस अपना अपनी लेबर के पैसे मिल रहे हैं जो कि उन्होंने बेच दिए। मेंटल स्किल वेस्ट हो गए।
वर्कर्स के पास इतना टाइम ही नहीं है कि वो अपने टैलेंट को कल्टीवेट करें, अपने टैलेंट को डेवलप करें और यूटिलाइज करें अपनी क्रिएटिव पावर को। इतना टाइम है ही नहीं। सुबह 8 से शाम 6 बजे तक काम करना है, मशीन की तरह काम करना है, बोरिंग वर्क है, रिपीटेटिव वर्क है। वर्कर्स जो हैं मशीन्स हैं, वर्कर्स जो हैं टॉयज हैं और एलिनेटेड हैं, हर चीज़ से एलिनेटेड है। चलिए अब थ्योरी ऑफ एलिनेशन इजी वे में आपको समझ आ गई होगी। कंसेप्ट क्लियर करना ज़रूरी है। जब कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा तो आप आराम से सवाल निकाल के ले जाओगे। और मैं एकदम बिल्कुल अनप्रोफेशनल वे में देसी भाषा में आपको पढ़ा रहा हूँ। अगर आप हमारी पूरी वीडियोस देखते हैं तो आपको बहुत मज़ा आ रहा होगा। नेक्स्ट, व्हाट इज़ कमोडिटी फेटिसिज्म, हो इट लीड्स टू कमोडिटी मिस्टिकल। बड़ा टफ सा वर्ड लग रहा है, क्या है ये भला? कमोडिटी फेटिसिज्म और कमोडिटी फेटिसिज्म से कैसे कमोडिटी मिस्टिकल होता है, क्या है ये? ठीक है, चलिए समझते हैं। कार्ल मार्क्स ने फेटिसिज्म पहले समझेंगे हम। कार्ल मार्क्स ने फेटिसिज्म का कंसेप्ट कहाँ से लिया? एंथ्रोपोलॉजी से लिया। फर्स्ट क्वेश्चन, क्या होता है फेटिसिज्म? फेटिसिज्म रेफर्स टू अ बिलीफ, ये एक बिलीफ है, इंसान के अंदर एक बिलीफ है कि इन एनिमेट ऑब्जेक्ट्स, मतलब मुर्दा ऑब्जेक्ट, जो जिंदा चीज नहीं है, उस जिंदा चीज नहीं है जो मुर्दा ऑब्जेक्ट है, उसमें एक सुपर नेचुरल पावर है, एक मिस्टिकल पावर है, एक जादू वाली पावर है। ये मतलब है फेटिसिज्म का। फेटिसिज्म का क्या मतलब है? एक बिलीफ है कि इन एनिमेट ऑब्जेक्ट के पास है सुपर नेचुरल पावर, मिस्टिकल पावर। कैसे? आपने गिदड़ सिंगी का नाम सुना होगा। कितने लोगों ने सुना है, जरा कमेंट सेक्शन में बताना गिदड़ सिंगी के बारे में। जैकल हॉर्न, जैकल हॉर्न, गिदड़ सिंगी, ये बाबा लोग होते हैं, ये बेच बेच रहे होते हैं गिदड़ सिंगी। कहते हैं जी ये गिदड़ सिंगी ले लो। हम भी जब छोटे होते थे बातें सुनते थे, हाँ जी वो बंदा बड़ा अमीर है, उसके पास गिदड़ सिंगी है, वो जो काम करता है उसके सारे काम कर बन जाते हैं, उसके पास गिदड़ सिंगी है। तो मतलब ऐसा मिथ है, कुछ लोगों का बिलीफ है कि जिसके पास गिदड़ सिंगी होगी, जिसके पास जैकल हॉर्न होगा, उसका हर काम बन जाएगा, उसके पास बहुत ज़्यादा दौलत आएगी, वो बहुत अमीर होगा। गिदड़ सिंगी लेके एग्ज़ाम में जाएगा, एग्ज़ाम पास हो जाएगा, वो जहाँ जाएगा उसको कामयाबी मिलेगी, दुश्मन के पास जाएगा, दुश्मन को हरा देगा। मतलब ऐसी ऐसे बिलीफ हैं। इंडिया में भी, सिर्फ इंडिया में नहीं, इंडिया, पाकिस्तान, ये साउथ एशिया, काफ़ी सारी कंट्रीज़ में ये बिलीफ हैं। आप गूगल कर सकते हो गिदड़ सिंगी को या जैकल हॉर्न को। जैकल हॉर्न मिस्टिकल पावर, यूट्यूब में वीडियोस देख सकते हो, आपको समझ आ जाएगा। तो फेटिसिज्म क्या है? एंथ्रोपोलॉजी से लिया इन्होंने। कहाँ से बारो किया? एंथ्रोपोलॉजी से। क्या है फेटिसिज्म? ये एक बिलीफ है कि इनएनिमेट ऑब्जेक्ट है, उसके पास सुपर नेचुरल पावर है, मिस्टिकल पावर है। बाबा जी ने ये दे दिया, कहता बेटा ये हड्डी ले लो, बस इसको गले में बांध लो, आपके सारे काम हो जाएंगे। क्या वो जिंदा चीज़ है? नहीं, इनएनिमेट है। एक तावीज़ बना के दिया, बेटा ये तावीज़ गले में डाल लो, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं, एग्ज़ाम में पास, लेक्चरर बन गए। फेटिसिज्म, ठीक है? ये अंगूठी पहन लो, बस आपके सारे काम हो जाएंगे, अंधी दौलत आएगी, अमीर बन जाओगे, ऑफिसर बन जाओगे। फेटिसिज्म। तो फेटिसिज्म की समझ आ गई होगी, ज़्यादा एग्जाम्पल देने की ज़रूरत नहीं है। तो फेटिसिज्म की आ गई। कमोडिटी क्या होता है? कमोडिटी प्रोडक्ट, ऑब्जेक्ट जो बेचा जाए, खरीदा जाए। कप एक कमोडिटी है, टेबल कमोडिटी है, ठीक है? मार्केट से हर वो जो चीज़ जो आप पैसा दे के लाते हो, वो एक कमोडिटी है। तो कमोडिटी फेटिसिज्म, चीज़ों का फेटिसिज्म, इनएनिमेट ऑब्जेक्ट का फेटिसिज्म, ऐसा बिलीफ कि इनके पास सुपर नेचुरल पावर है। चलिए आगे समझते हैं डिटेल में क्या है कमोडिटी फेटिसिज्म। मार्क्स ने बारो किया फेटिसिज्म का कंसेप्ट पहले एंथ्रोपोलॉजी से। क्या है फेटिसिज्म? इनएनिमेट ऑब्जेक्ट है, लगता है, बिलीफ है कि सुपर नेचुरल पावर है इनके पास, मिस्टिकल पावर है, जादू वाली पावर है, जादुई पावर है। उन्होंने इस कंसेप्ट को अप्लाई किया कैपिटलिस्ट सोसाइटी में। कहते हैं कि कैपिटलिस्ट सोसाइटी में जो लोग हैं, लोगों को, people come to believe that the value of thing is inherent to the object themselves rather than stemming from labor that created it। नहीं समझ आया? एक बार फिर से पढ़ लो। अप्लाइड कहाँ करते हैं कंसेप्ट? कैपिटलिस्ट सोसाइटी में। क्या कहते हैं कि पीपल कम टू बिलीव, लोगों को ऐसे लगता है, जनता को ऐसे लगता है कि ये जो किसी चीज की वैल्यू है, ये इनहेरेंट है उसके साथ जुड़ी हुई है, ठीक है? इनहेरेंट टू ऑब्जेक्ट देमसेल्फ रेदर देन स्टेमिंग फ्रॉम लेबर दैट क्रिएटेड इट। ठीक है? आप जूता पहनते हो,
500 का जूता भी पहनते हैं और 5000 का जूता भी है। एडिडास का जूता महंगा है, नॉर्मल जूता सस्ता है। जैकेट लगा लो, वुडलैंड की जैकेट 10,000 की आ रही है, नॉर्मल जैकेट 2,000 की आ रही है। वो भी उतना ही काम कर रही है, ये भी उतना ही काम कर रही है। ठीक है, आईफोन लगा लो, एंड्रॉयड फ़ोन 10,000 में बढ़िया फ़ोन आ जाएगा, जहाँ आप अच्छे से सब कुछ काम कर लोगे, यूट्यूब वीडियो रिकॉर्ड कर लोगे, लेक्चर देख लोगे, सब कुछ कर लोगे 10-12 हज़ार का। लेकिन नहीं, हमने क्या लेना है, आईफोन लेना है। कितना? 1.5 लाख का। क्या उस आईफोन को बनाने में 1.5 लाख रुपया लगा है? नहीं लगा। वो प्राइस उस ऑब्जेक्ट के साथ इनहेरेंट है। वो प्राइस उस ऑब्जेक्ट के साथ क्या है? इनहेरेंट है। ठीक है, उसको बनाने में कितने ही पैसे लगे होंगे, उसके बीच में जो मटेरियल लगा है, जो लेबर लगा है, सब कुछ लगा है, सपोज करो 25,000 रुपया लग गया होगा। लेकिन हम कितना पे करने के लिए तैयार हैं? 1.5 लाख। ठीक है, थोड़ी सी समझ आ गई होगी कमोडिटी मेस्टिकल की। आगे और चलते हैं, फिर थोड़ी और आ जाएगी। चलिए, क्या हर कमोडिटी को हम हर कमोडिटी की दो वैल्यूज के हिसाब से हम देखते हैं। ठीक है, वो जो एक जूता है वो भी पाँव को पहनने के लिए यूज होता है, चलने के लिए यूज होता है, तो वो उसकी ट्रू वैल्यू है। वो जूता कितने का मिल रहा है? 500 का। ट्रू वैल्यू इज आल्सो कॉल्ड एज यूज वैल्यू। ट्रू वैल्यू इज आल्सो कॉल्ड एज यूज वैल्यू। ठीक है, जूते की जो सिंपल 500 का जूता है उसकी यूज वैल्यू सपोज करो 400-500 है, ट्रू वैल्यू 400-500 है। बट उसी कास्ट में उतने पैसों का बना हुआ जूता एडिडास का, जिसमें फेटिसिज्म जुड़ा हुआ है, वो कितने का है? सपोज करो 8-10 हज़ार का है। या आईफोन लगा लो, आईफोन 1.5 लाख का है, सिंपल फ़ोन 10,000 का है। यूज़ वैल्यू कितनी है फ़ोन की? 10,000-12,000, इतना ही होगा ना। सपोज करो 25,000 है आईफोन की यूज़ वैल्यू। जो उसमें यूज़ वैल्यू क्या है? जो उसमें लेबर लगी है बनाने में, जो उसमें खर्चा आया है, वो है यूज़ वैल्यू। तो आईफोन के लगाने में, बनाने में कितना खर्चा आया है? वो यूज़ वैल्यू है। यूज़ वैल्यू इज कॉल्ड एज ट्रू वैल्यू। बट क्या हम यूज़ वैल्यू से खरीद रहे हैं? नहीं, वो एक ब्रांड बन चुका है, लग्जरी आइटम बन चुकी है। अब उसकी डिमांड बढ़ चुकी है, तो डिमांड बढ़ चुकी है, तो जो वैल्यू हम दे रहे हैं वो एक्सचेंज वैल्यू दे रहे हैं। जो वैल्यू दे रहे हैं हम एक्सचेंज वैल्यू दे रहे हैं। तो हर कमोडिटी की वैल्यू को दो तरीके से हम देख सकते हैं, एक यूज वैल्यू या ट्रू वैल्यू, दूसरी एक्सचेंज वैल्यू। यूज वैल्यू या ट्रू वैल्यू क्या है? रेफर्स टू द कैपेसिटी ऑफ द कमोडिटी टू सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स और वांट्स रिजाइडिंग इन इट्स फिजिकल प्रॉपर्टी के हिसाब से जो वो चीज़ बनी है, जो हमारी नीड को सेटिस्फाई कर रही है। जूता पहनने के लिए यूज़ हो रहा है, फ़ोन हमारे सारे कामों के लिए यूज़ हो रहा है एंड्रॉयड का, तो वो उसकी यूज़ वैल्यू है या ट्रू वैल्यू। यूज वैल्यू और ट्रू वैल्यू से एक सवाल याद आएगा आपके एग्जाम में, याद रखना, ये क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी कौन सी है? यूज वैल्यू या ट्रू वैल्यू। दूसरी कौन सी है? एक्सचेंज वैल्यू। एक्सचेंज वैल्यू रेफर्स टू द प्रोपोर्शन बाय विच कमोडिटी कैन बी एक्सचेंज फॉर अदर एंटिटीज। एक्सचेंज वैल्यू क्या है? जिस वैल्यू पे वो एक्सचेंज हो रहा है, मीन आप पैसे दे रहे हो तो वो चीज़ आपको दी जा रही है, तो चीज़ एक्सचेंज हो रही है। ये एक क्वांटिटेटिव प्रॉपर्टी है। इसकी प्राइस बहुत ज़्यादा है क्योंकि इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। लोगों को लगता है कि नहीं भैया, एंड्रॉयड नहीं, ये बढ़िया फ़ोन है। कौन सा? एप्पल बढ़िया है, आईफोन बढ़िया है। ठीक है, तो एक्सचेंज वैल्यू क्या कर रही है यहाँ? एक्सचेंज वैल्यू ओवरटेक कर रही है ट्रू वैल्यू को। कार्ल मार्क्स कहते हैं कैपिटलिज्म इज बेस्ड ऑन एक्सचेंज वैल्यू। कैपिटलिज्म जो है वो किस पे बेस्ड है? एक्सचेंज वैल्यू पे बेस्ड है, रेदर देन यूज वैल्यू। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या कैपिटलिज्म यूज वैल्यू पे बेस्ड है? नहीं, कैपिटलिज्म एक्सचेंज वैल्यू पे बेस्ड है। दैट इज एक्सचेंज वैल्यू ओवरटेक कर रही है यूज वैल्यू। ठीक है, अमाउंट ऑफ लेबर डिटरमाइंस एक्सचेंज वैल्यू ऑफ कमोडिटी। जो अमाउंट ऑफ ह्यूमन लेबर लगी हुई है वो डिटरमाइन करती है एक्सचेंज वैल्यू कमोडिटी की। ठीक है, उसको बनाने में कितना पैसा लगा, कितना खर्चा लगा, वो चीज़ डिमांड वो करती है ना, डिटरमाइन। लेकिन हम उसको डी वैल्यू करते हैं, वर्कर की कंट्रीब्यूशन को डी वैल्यू करते हैं। इफ़ अ थिंग हैज़ इनफ यूज वैल्यू, अगर किसी चीज़ की इनफ यूज वैल्यू है, लेकिन वो तब तक प्रोड्यूस नहीं की जाएगी जब तक उसकी एक्सचेंज वैल्यू नहीं है। मतलब उसकी डिमांड नहीं है तो क्यों प्रोड्यूस की जाएगी? ठीक है ना। तो चीज़ें कैपिटलिज्म में किस पे चल रही हैं? एक्सचेंज वैल्यू पे चल रही है। एक्सचेंज वैल्यू की अहमियत है, यूज वैल्यू की अहमियत नहीं है। एक अमीरों की सोसाइटी है जहाँ सारे कैपिटलिस्ट रह रहे हैं, अमीर रह रहे हैं,
वहाँ आप 500-500 के जूते की एक दुकान खोल लोगे तो क्या वो चलेंगे? वो नहीं चलेंगे, उनकी डिमांड नहीं है। ठीक है, ठीक है? उनकी यूज़ वैल्यू के हिसाब से वो लोग नहीं लेंगे, उनको चाहिए बड़े वाले, उनको चाहिए मतलब ज़ारा, गुच्ची, फलाना, ढिमका बड़े-बड़े, ठीक है? कैपिटलिस्ट सोसाइटी फ्लड्स द मार्केट विद एक्सेस ऑफ कमोडिटीज़। कैपिटलिस्ट सोसाइटी में दबा के प्रोडक्ट बना दिए जाते हैं, बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट बना दिए जाते हैं। तो प्रोडक्ट बन रहे हैं तो क्या है? प्रोडक्ट में एक तो ह्यूमन लेबर लग रही है, दूसरा नेचुरल रिसोर्सेज़ लग रहे हैं। कपड़ा बना रहे हैं तो कपड़े में सपोज़ करो कॉटन अगर लग रही है तो या क्या कहते हैं एनिमल्स की अगर फर लग रही है या वूल लग रही है, मतलब नेचुरल रिसोर्सेज लग रहे हैं। जूते बनाए जा रहे हैं नेचुरल लेदर के, नेचुरल रिसोर्सेज लग रहे हैं, तो नेचुरल रिसोर्सेज का और लेबर का वेस्टेज हो रहा है, ठीक है? वो बट वैल्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज टू। इट लीड्स टू द डेवलपमेंट ऑफ कंज्यूमर कल्चर। तो इसकी वजह से क्या है, एक कंज्यूमर कल्चर बन गया, मतलब कंज्यूमर की डिमांड के हिसाब से चीजें चलानी है हमें। एक लग्जरी कल्चर है। कमोडिटी फेटिसिज्म क्या है? कमोडिटी फेटिसिज्म इज कंज्यूमर कल्चर, कमोडिटी फेटिसिज्म इज लग्जरी कल्चर। एफर्ट्स ऑफ लेबर आर कमोडिफाई। कमोडिफाई मतलब लेबर की पावर जो है ना वो अपने आप में एक कमोडिटी के तौर पर देखी जा रही है। इवन ह्यूमन रिलेशन जो है वो कमोडिफाई हो गए, ह्यूमन रिलेशन भी कमोडिफाई हो गए, ठीक है? समझ आ गया होगा आप। मैन इन कैपिटलिस्ट सोसाइटी इज लिविंग अ लाइफ ऑफ कंपटीशन। कैपिटलिस्ट सोसाइटी में कंपटीशन की जिंदगी जी रहा है इंसान। ज़्यादा ज़्यादा प्रोडक्ट चाहिए हमें, बढ़िया वाला आईफोन चाहिए, अच्छे अच्छे कपड़े चाहिए, घर में कपड़े पड़े हुए हैं तब भी और कपड़े चाहिए, घर में चीज़ें पड़ी हुई हैं तब भी और चाहिए। लास्ट ईयर आईफोन लिया, अभी नया वाला वर्जन आ गया, अभी नया वाला चाहिए, ठीक है ना? चलिए, कमोडिटी फेटिसिज्म भी समझ आ गया और थ्योरी ऑफ एलिनेशन भी समझ आ गई। आगे चलते हैं हम, अब पढ़ते हैं डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म एंड हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म। इन दोनों को कंपेयर करके पढ़ोगे तो इजिली समझ आ जाएगा, ठीक है? डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म क्या है समझते हैं। पहले डायलेक्टिक का मतलब समझते हैं। डायलेक्टिक डायलेक्टिक वाज हीगल का की कंसेप्ट था डायलेक्टिक, ठीक है ना? मार्क्स ने कहाँ से लिया डायलेक्टिक? हीगल से बारो किया डायलेक्टिक मेथड। फर्स्ट क्वेश्चन। अब देखते हैं हीगल का डायलेक्टिक क्या था, जो मैं हीगल में पढ़ चुके हैं। हीगल का भी डायलेक्टिक अपना नहीं था, उसने बारो किया था सॉक्रेट से। सॉक्रेट की राइटिंग में डायलेक्टिक का मतलब था सिर्फ और सिर्फ डिस्कशन, हम पढ़ चुके हैं। और हीगल ने क्या किया था? हीगल ने मॉडिफाई किया था, रिफाइन किया था डायलेक्टिक को। और उसने क्या किया था? इन्वॉल्व्स एग्जामिनिंग आइडियाज बाय लुकिंग एट देयर कंट्राडिक्शन एंड फाइंडिंग अ सॉल्यूशन। इसने 3 स्टेप्स ऐड किए थे, थीसिस, एंटीथीसिस और सिंथेसिस, ठीक है? और इसी से क्या कहता था वो कि आइडिया इवॉल्व होते हैं, इसी से हिस्ट्री इवॉल्व होती है, इसी से हर चीज़ इवॉल्व होता है, इसी से सोशल चेंज होती है। जैसे एक पहले एक आइडिया होगा जिसको हम थीसिस बोलेंगे, फिर उस आइडिया का एक अपोजिट आइडिया आएगा, एक काउंटर आइडिया आएगा, एक क्रिटिक आएगा, एक कंट्राडिक्शन आएगा जिसको एंटीथीसिस बोलेंगे। फिर इन दोनों का कॉम्बिनेशन से एक नया आइडिया बनेगा जिसको सिंथेसिस बोलेंगे। न्यू अंडरस्टैंडिंग इमर्ज होगी और जो बाद में ये न्यू थीसिस का काम भी करेगा। तब तक ये काम चलता रहेगा जब तक एब्सोल्यूट रैशनैलिटी ना आए। ये किसने बोला था? ये हीगल ने बोला था। हीगल ने क्या बोला था कि आइडिया इज द एसेंस ऑफ यूनिवर्स। आइडिया परमानेंट है, रेस्ट एवरीथिंग इज मैनिफेस्टेशन ऑफ आइडिया। ध्यान से, आइडिया इज एसेंस ऑफ यूनिवर्स, आइडिया इज एसेंस ऑफ यूनिवर्स एंड सोशल इंस्टीट्यूशन, रेस्ट एवरीथिंग इज मैनिफेस्टेशन ऑफ आइडियाज। अरिस्टोटल क्या सॉरी कार्ल मार्क्स क्या कहते हैं? कहते हैं नहीं, मैटर इज द एसेंस ऑफ यूनिवर्स एंड सोशल इंस्टीट्यूशन। मैटर इन इंपॉर्टेंट है, ठीक है? उल्टा देते हैं किसको? हीगल को। चलिए मार्क्स पढ़ते हैं, ये पुराना रिवाइज किया हमने हीगल वाला। मार्क्स कहते हैं कि गुरुजी हीगल, जो कि उनके गुरु हैं, कहते हैं हीगल गुरुजी आप सर के बाल खड़े हो और आपकी टांगे आसमान की तरफ हैं और मुझे आपको करना है सीधा। क्या कैसे? उन्होंने ही कंबाइन द हीगल्स डायलेक्टिक, हीगल्स के डायलेक्टिक को कंबाइन किया विद हिज मटेरियलिज्म एंड एम्फेसाइज ऑन मैटर्स। हीगल कहते हैं आइडिया इंपॉर्टेंट है, वो कहते हैं नहीं मैटर इंपॉर्टेंट है। हीगल कहते हैं आइडिया इज द एसेंस ऑफ यूनिवर्स, वो कहते हैं नहीं मैटर इज द एसेंस ऑफ यूनिवर्स। मैटर इज द एसेंस ऑफ यूनिवर्स एंड सोशल इंस्टीट्यूशन, वो कहते हैं नहीं आइडिया इज द एसेंस ऑफ यूनिवर्स एंड सोशल इंस्टीट्यूशन। मार्क्स कहते हैं नहीं आइडिया नहीं मैटर है, मैटर इज द एसेंस ऑफ यूनिवर्स एंड सोशल इंस्टीट्यूशन एज द मैनिफेस्टेशन ऑफ चेंजिंग मटेरियल कंडीशन।
वो क्या कहते हैं, आइडियल कंडीशन चेंजिंग की बात करते हैं। तब तक चीज़ें चलती रहती हैं जब तक रैशनल मोड ऑफ प्रोडक्शन ना आए, एज पर कार्ल मार्क्स। ठीक है, तो रैशनल मोड ऑफ प्रोडक्शन कैसे आएगा, कौन क्या होगा, वो होगा कम्युनिज्म। कहते हैं कि स्टेजेस में चीज़ें होंगी। कैसे, जैसे प्रीमिटिव कम्युनिज्म था पहले, स्टोन एज की बात करें या अर्ली एज की बात करें, प्रॉपर्टी का कंसेप्ट आया, स्लेवरी आ गई, सेकंड फेज आ गया, स्लेवरी के बाद प्रीमिटिव थीसिस लगा लो, इसका एंटीथीसिस स्लेवरी आ गया, दोनों के बाद फिर सिंथेसिस आ गया फ्यूडलिज्म। फ्यूडलिज्म जो है फिर आगे चला थीसिस का काम हो, थीसिस का थीसिस बन गया ये। फिर से क्या आया, उसके बाद फ्रेंच रेवोल्यूशन आया 1789 में, इंडस्ट्रियलाइजेशन आया, फ्यूडलिज्म के बाद क्या आएगा, कैपिटलिज्म आएगा, इसका एंटीथीसिस समझ लो, फ्यूडलिज्म के बाद कैपिटलिज्म। ठीक है, कैपिटलिज्म अभी है कार्ल मार्क्स के टाइम में, कहता है अब नेक्स्ट क्या आएगा, नेक्स्ट जो आएगा वो आएगी डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलिटेरिएट। ठीक है, डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलिटेरिएट आएगा, और उसके बाद आएगा सोशलिज्म, और उसके बाद आएगा कम्युनिज्म। सोशलिज्म और कम्युनिज्म मैंने आपको समझा दिया एग्जाम्पल के द्वारा। तो कम्युनिज्म जो है यही होगा रैशनल मोड ऑफ प्रोडक्शन, जहां सब कुछ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन जो होंगे वो पब्लिक के हाथ में होंगे। ठीक है, यही है डायलेक्टिकल मेटीरियलिज्म। आगे और चलते हैं। डायलेक्टिकल मेटीरियलिज्म क्या है, एक फिलोसफिकल अप्रोच है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहां से क्वेश्चन बनेगा। डायलेक्टिकल मेटीरियलिज्म इज साइंटिफिक अप्रोच, नो, फॉल्स। डायलेक्टिकल मेटीरियलिज्म जो है ये क्या है, एक फिलोसफिकल अप्रोच है। बट नेक्स्ट हम पढ़ेंगे हिस्टोरिकल मेटीरियलिज्म। हिस्टोरिकल मेटीरियलिज्म जो है वो एक साइंटिफिक अप्रोच है, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, यहाँ से ही बनेगा। ठीक है, डायलेक्टिकल मेटीरियलिज्म, डायलेक्टिकल मेटीरियलिज्म वैसा ही है ना, एक आइडिया फिर दूसरा आइडिया फिर कंबाइन करके तीसरा आइडिया, वैसे चीजें चल रही है, तो ये साइंटिफिक कैसे हो रहा है होगा, ये तो फिलॉसफी है। क्या सच में ऐसा होगा, क्या सच में ऐसा है कि अब प्रोलिटरेट की डिक्टेटरशिप आ जाएगी, अभी तक तो आई नहीं। तो इसका मतलब ये एक फिलोसफिकल अप्रोच है। फर्स्ट सवाल, हिस्टोरिकल मेटीरियलिज्म साइंटिफिक कैसे हो जाएगी, हिस्ट्री क्या है, हिस्ट्री हो चुकी है, हिस्ट्री फैक्ट्स पे बेस्ड है, और फैक्ट्स क्या होते हैं, फैक्ट्स साइंटिफिक होते हैं। तो हिस्टोरिकल मेटीरियलिज्म जो है ये साइंटिफिक बेसिस है मार्क्सिज्म का, और डायलेक्टिकल मेटीरियलिज्म है जो ये फिलोसफिकल बेसिस है किसका, मार्क्स का। डायलेक्टिकल मेटीरियलिज्म इज philosophical approach not scientific to reality, derived from writing of Karl Marx and Engel, Friedrich Engel. Historical materialism is based upon the idea, क्या idea है कि material world has objective reality independent of the idea, our mind are separate, spirit। उल्टा हेगल का, हेगल कहता है क्या, आइडिया इंडिपेंडेंट है, आइडिया परमानेंट है, वो कहता है नहीं, ऑब्जेक्टिव रियलिटी इंडिपेंडेंट है आइडिया से या माइंड से या सोल से या स्पिरिट से। उल्टा पूरा हीगल का, दोज आइडिया अराइज ओनली हैज द प्रोडक्ट्स, और वो आइडिया जो है प्रोडक्ट्स की फॉर्म में आते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ मटेरियल कंडीशन होते हैं वो आइडिया। इट आल्सो यूज एट डायलेक्टिकल मेथड to he also used a dialectical method to understand and analyze the social, economic और political development of human society। तो ह्यूमन सोसाइटी कैसे डेवलप हुई, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल डेवलपमेंट कैसे हुआ ह्यूमन सोसाइटी में, वो इसी डायलेक्टिक के द्वारा समझाता है, स्पेशली रोल ऑफ क्लास स्ट्रगल का। ठीक है, समझ आ गया डायलेक्टिकल मेटीरियलिज्म। नेक्स्ट है हिस्टोरिकल मेटीरियलिज्म या कार्ल मार्क्स की थ्योरी ऑफ हिस्ट्री। तो हिस्ट्री क्या है, फैक्ट्स पे बेस है, तो फैक्ट साइंटिफिक है, तो कौन सा साइंटिफिक बेसिस है, हिस्टोरिकल मेटीरियलिज्म। कंट्रीब्यूशन टू द क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी 1859। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, हिस्टोरिकल मेटीरियलिज्म की बात कौन से वर्क में करता है, कौन से बुक में करता है, अ कंट्रीब्यूशन टू क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी 1859 में। हिस्टोरिकल मेटीरियलिज्म क्या है, ये थ्योरी ऑफ हिस्ट्री है एसोसिएटेड विद कार्ल मार्क्स एंड एंजल। इट पोस्टुलेट दैट ऑल इंस्टीट्यूशन ऑफ ह्यूमन सोसाइटी, जैसे कि गवर्नमेंट है या रिलीजन है, गवर्नमेंट है या रिलीजन है, ये आउटकम है किसके, इकोनॉमिक एक्टिविटी के, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चाहे गवर्नमेंट चाहे रिलीजन, किसके आउटकम है, इकोनॉमिक एक्टिविटी के। कैसे, हमें पता चल जाए। अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट कैन चेंज द मोड्स ऑफ प्रोडक्शन। टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट होती है तो मोड्स ऑफ प्रोडक्शन तो चेंज होते हैं। ठीक है, नॉर्मल है। हिस्टोरिकल मेटीरियलिज्म रिप्रेजेंट साइंटिफिक बेसिस ऑफ मार्क्सिज्म व्हिच डिस्क्राइब ट्रांजिशन ऑफ मोड्स ऑफ प्रोडक्शन। मोड्स ऑफ प्रोडक्शन भी क्या है, ट्रांजिशन होती है इनमें भी, स्टेजेस में। ठीक है, पहले चीजें हाथ से हो रही थी, इंडस्ट्री फैक्ट्री आ गई तो मशीनों से होने लगी, तो ट्रांजिशन हो गया ना, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हो गई, मोड्स ऑफ प्रोडक्शन चेंज हो गए। ठीक है, देयर आर वेरियस स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट हैविंग देयर कंट्राडिक्टरी एंटागोनिस्ट। मतलब वैसे ही थीसिस एंटीथीसिस की तरह इसमें भी वेरियस स्टेजेस हैं और उनकी कंट्राडिक्टरी स्टेजेस हैं, उनकी एंटागोनिस्ट स्टेजेस हैं। ही स्टेटेड दैट वर्कर ड्यूरिंग द
सोशल प्रोडक्शन प्रोसेस, सोशल प्रोडक्शन प्रोसेस में जो वर्कर्स हैं वो इंटर होते हैं एक डेफिनेट रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन में, और वो रिलेशन इंडिपेंडेंट और इंडिस्पेंसिबल है देयर विल से। मतलब सोशल प्रोडक्शन में, कैपिटलिज्म में क्या होता है कि दो क्लासेस हैं, एक मालिक एक नौकर, तो मालिक और नौकर के बीच में एक इंडिपेंडेंट सा रिश्ता होता है, एक इंडिस्पेंसिबल होता है और उनकी विल के खिलाफ है। मतलब वो चाहे या ना चाहे ये रिश्ता बनना ही बनना है, एक रिलेशन बनना ही बनना है, ठीक है। द सम ऑफ दीज रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन कॉन्स्टिट्यूट सोसाइटी, और यही जो रिलेशन है ना, इनका सम क्या बनाता है, इनका सम बनाता है द इकोनॉमिक स्ट्रक्चर। द इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर कैसे बन रहा है, रिलेशन बिटवीन दीज टू क्लासेस, ठीक है। इकोनॉमिक्स रिलेशन ऑफ सोसाइटी, पीपल अंडरटेक प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन एंड एक्सचेंज ऑफ मटेरियल। तो इकोनॉमिक रिलेशन ऑफ सोसाइटी में क्या है, लोग क्या करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, एक्सचेंज करते हैं मटेरियल की, फॉर देयर नीड्स विच अगेन कंस्टिट्यूट अ लीगल एंड पॉलिटिकल सुपर स्ट्रक्चर। होएवर इकोनॉमिक स्ट्रक्चर आर रियल बेसिस ऑफ सोसाइटी। क्या अभी समझ नहीं आया होगा आपको, अभी आ जाएगा, ठीक है। मार्क्स स्टेटेड दैट स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी कंसिस्ट ऑफ बेस एंड सुपर स्ट्रक्चर। यहां से आपको बैक जाके मैं समझा दूंगा अगर अभी तक नहीं समझाया। स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी, स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी क्या है, रिलेशन है ना किसके बीच में, दो क्लासेस के बीच में, जो ना चाहते भी बन गया है। एक वर्किंग क्लास है, एक नॉन वर्किंग क्लास है, ठीक है। कहते हैं स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी दो पार्ट में डिवाइड होता है, एक बेस और एक सुपर स्ट्रक्चर। एक बेस एक सुपर स्ट्रक्चर। बेस मतलब इकानमी, मतलब इकोनॉमिक रिलेशन, मतलब मोड ऑफ प्रोडक्शन, मतलब लैंड लेबर कैपिटल। जैसे एक ग्रुप है लोगों का जो इकानमी को कंट्रोल कर रहे हैं, किसी चीज में भी चले जाओ आप। प्रिमिटिव कम्युनिज्म जो था, ये तो क्लासलेस सोसाइटी थी ना, सबके पास बराबर एक्सेस था चीज़ों का। स्लेवरी में चले जाओ, फ्यूडलिज्म में चले जाओ, इसके बाद स्लेवरी की लगा लो, ये मास्टर एंड स्लेव की बात कर लेते हैं हम। मास्टर और स्लेव्स में क्या है, दो लोग हैं, एक मास्टर है एक स्लेव है। स्लेव काम कर रहे हैं मास्टर्स के लिए, तब मास्टर्स क्या कर रहे हैं, सत्ता चला रहे हैं, सरकार चला रहे हैं, उनके पास मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, वो अमीर हैं, ठीक है। समझने की कोशिश करना। बेस में क्या है, बेस में इकोनॉमिक रिलेशन है, मतलब कुछ वो वाले लोग हैं जो अमीर हैं, जो कैपिटलिस्ट हैं, जिनके पास मोड ऑफ प्रोडक्शन है, जिनके पास लैंड है, जिनके पास लेबर है, जिनके पास कैपिटल है, ठीक है। दूसरा सुपर स्ट्रक्चर है। सुपर स्ट्रक्चर मतलब सोशल पॉलिटिकल रिलेशन। जैसे रिलीजन किस में आएगा, सुपर स्ट्रक्चर में आएगा। आर्ट किस में आएगा, सुपर स्ट्रक्चर में। कल्चर किस में आएगा, सुपर स्ट्रक्चर में। ट्रेडिशन किस में आएगा, सुपर स्ट्रक्चर में। कस्टम्स किस में आएगा, सुपर स्ट्रक्चर में। मॉरल किस में आएंगे, सुपर स्ट्रक्चर। सिंपल सा इजी वे में मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, अगर अभी भी आपको समझ नहीं आया। ये सपोज करो एक कंट्री है, इस कंट्री में टोटल सपोज करो 1000 लोग रहते हैं, 1000 लोग रहते हैं, ठीक है। इन 1000 लोग में से 100 लोग जो हैं वो अमीर हैं, 100 लोग अमीर हैं, इनके पास मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, ये किसी को भी नौकरी पे रख सकते हैं, इनके पास पैसा है, कैपिटल है 100 लोगों के पास। और सरकार किसके कंट्रोल में होगी, इन्हीं 100 लोगों के कंट्रोल में। यही कंट्रोल करेंगे रिलीजन को। अब ये वाला एक कानून चलेगा, अब हिंदुत्व चलेगा या इस्लाम चलेगा या दूसरा चलेगा, कौन कंट्रोल करेगा, वही लोग जो सत्ता में होंगे। सत्ता में कौन लोग हैं, जिनके पास इकानमी है। इकानमी किसके पास है, बेस के पास। तो एक सोसाइटी, ये 1000 लोगों की का एक एक सोसाइटी है 1000 लोगों की, जिसमें बेस में कितने लोग हैं, 100 लोग हैं। तो बेस वालों के पास क्या है, इकानमी है। इकोनॉमिक रिलेशनशिप में क्या होता है, इकोनॉमिक रिलेशनशिप में आते हैं मोड्स ऑफ प्रोडक्शन। मतलब मोड्स ऑफ प्रोडक्शन में लैंड, जमीन, प्रॉपर्टी, पैसा और लेबर, ठीक है। लेबर में लेबरर, लोग काम कर रहे हैं जो इन्होंने हायर किए हुए हैं। तो इन पूरे का रिलेशन क्या है, इन पूरे का रिलेशन जो है मोड्स ऑफ प्रोडक्शन कहते हैं, इनको मोड्स ऑफ प्रोडक्शन कहते हैं, और यही है इकोनॉमिक रिलेशन। यहाँ से ही इकोनॉमिक डिसाइड होती है। तो दूसरा सुपर स्ट्रक्चर है। सुपर स्ट्रक्चर मतलब सुपर स्ट्रक्चर में रीति रिवाज, शादी कैसे हो रही है, डाइवोर्स कैसे हो रहा है, रिलीजन कौन सा है, कौन से किसको मानना है, आर्ट क्या है वहाँ का, कल्चर क्या है वहाँ के, कस्टम्स क्या है, मॉरल्स क्या है। तो ये सब चीजें सुपर स्ट्रक्चर में आएंगी। तो सुपर स्ट्रक्चर को कंट्रोल कौन कर रहा है, भाई बेस ही तो कर रहा है, पावरफुल लोग ही तो कर रहे हैं। मार्क्स कहते हैं बेस ऑलवेज कंट्रोल द सुपर स्ट्रक्चर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मार्क्स क्या कहते हैं, बेस ऑलवेज कंट्रोल द सुपर स्ट्रक्चर, ठीक है। अगर अभी तक समझ नहीं आया तो एक बार हल्का सा रिवाइज करके हम इसको समझ लेते हैं। हिस्टोरिकल मेटेरियलिज्म क्या है,
कौन सी बुक में? कंट्रीब्यूशन टू क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी में। ये कहते हैं कि क्या है, हिस्ट्री कैसे चलती है। ये कहते हैं कि इंस्टीट्यूशन ऑफ ह्यूमन सोसाइटी, जैसे गवर्नमेंट है या रिलीजन है, ये इकोनॉमी का आउटकम है। फर्स्ट चीज समझ आ गई होगी, अब समझ आ गई होगी। चाहे गवर्नमेंट है चाहे रिलीजन है, किसका आउटकम है? आउट ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन पे हमारी कंट्री चलती है। थोड़े दूसरे एंगल में देखो, जब मुगल्स की गवर्नमेंट थी तो तब वो अपने हिसाब से चलाते थे सरकार को। कभी जजिया लगा दिया, कभी जजिया हटा दिया, कभी हिंदू पे टैक्स लगा दिया, कभी कुछ करा दिया। तो क्या था, गवर्नमेंट और रिलीजन आउटकम थी ना इकोनॉमिक एक्टिविटी की। इकोनॉमिक एक्टिविटी किसके पास थी? राजा के पास। ठीक है, राजा पावरफुल है तो राजा गवर्नमेंट चला रहा है, राजा रिलीजन में बदलाव ला रहे हैं। ऐसे ही अगर सपोज करो हिंदुत्व बीजेपी की आइडियोलॉजी है, हिंदुत्व लागू करते हैं तो क्या है, हिंदुत्व आउटकम ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गया या नहीं हो गया? समझने के लिए इस पर कोई विवाद नहीं खड़ा कर देना, ठीक है। तो जब जब टेक्नोलॉजी जाती है, मोड्स ऑफ प्रोडक्शन बदलते हैं। दूसरी बात कर रहे हैं, हाथों से काम हो रहा है, रेवोल्यूशन आ गया, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन मशीनों से होने लगा। नेक्स्ट, कोई भी जो ये रिलेशन बन रहा है, जो ये सोशल स्ट्रक्चर बन रहा है, इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक बेस और एक सुपर स्ट्रक्चर। बेस में होगी इकोनॉमिक एक्टिविटी, मोड्स ऑफ प्रोडक्शन, और सुपर स्ट्रक्चर में होगा बाकी हर चीज इकोनॉमिक एक्टिविटी को छोड़ के, रिलीजन, आर्ट, कल्चर, ट्रेडिशन, सब कुछ। और कार्ल मार्क्स कहते हैं बेस कंट्रोल करता है सुपर स्ट्रक्चर को। अब तो समझ आ गया होगा, नहीं आया तो आगे थोड़ा सा और आ जाएगा। प्रीमिटिव कम्युनिज्म था, वहाँ क्या था, क्लासलेस सोसाइटी थी, कोई किसी को कंट्रोल नहीं कर रहा था। प्रॉपर्टी का कंसेप्ट आया तो स्लेवरी का कंसेप्ट आया, मास्टर और स्लेव का कंसेप्ट आया। मास्टर स्लेव्स को कंट्रोल कर रहे हैं, मास्टर के पास इकोनॉमी है, तो अब यहाँ क्या है, मास्टर कंट्रोल करेंगे, रिलीजन कैसा होगा, मास्टर कंट्रोल करेंगे, ट्रेडिशन कैसा होगा, वो चीज़ें किसके कंट्रोल में होगी? बेस के, बेस कंट्रोल करेगा। उसके बाद फ्यूडलिज्म आ गया। फ्यूडलिज्म में फ्यूडल लॉर्ड और सर्फ हैं। फ्यूडल लॉर्ड कौन है? जिनके पास पावर है, जिनके पास लैंड है, जो ऑनर है। ठीक है, सर्फ कौन है? जो वर्किंग क्लास है। ठीक है, तो यहाँ भी वो चीज़ें हो रही हैं, वर्किंग क्लास है। कौन कंट्रोल कर रहा है इन सबको? फ्यूडल लॉर्ड कर रहे हैं, पावर वाले कर रहे हैं। फ्रेंच रेवोल्यूशन आया, वो चीज़ में सेम एग्जाम्पल को बार बार ला के हर जगह फिट करता हूँ ताकि ईजी हो जाए। फ्रेंच रेवोल्यूशन आया, इंडस्ट्रियलाइजेशन आई, कैपिटलिज्म आया, बोर्जुआ और प्रोलिटरेट आए। प्रोलिटरेट इक्विवेलेंट टू सर्फ समझ सकते हो, और या स्लेव समझ सकते हो। इसके बाद कहते हैं डिक्टेटरशिप आएगी प्रोलिटरेट्स की, और सोशलिज्म आएगा और कम्युनिज्म आएगा। तो मुझे क्या चाहिए? मार्क्स कहते हैं मुझे चाहिए कम्युनिज्म। मार्क्स कहते हैं कैपिटलिज्म इज द फाइनल फेज ऑफ हिस्ट्री। कैपिटलिज्म फाइनल फेज होगा हिस्ट्री ऑफ क्लास कन्फ्लिक्ट का। जो कन्फ्लिक्ट हो रहा है ना हैव्स और हैव्स नॉट में, इसका लास्ट फेज होगा कैपिटलिज्म। ये लास्ट फेज है, तो इसके बाद कैपिटलिज्म में क्या होगा, जो लेबर क्लास होगी, जो प्रोलिटरेट्स होंगे, वो क्या करेंगे, ओवर थ्रो कर देंगे, ओवर पावर कर देंगे, और एक ओवर सोशलिस्ट रेवोल्यूशन होगा, जिसकी वजह से कि एक क्लासलेस सोसाइटी आ जाएगी फाइनली एट द एंड पे। वो जो होगा कम्युनिज्म, ये हम पढ़ चुके हैं। चलिए आगे, थ्योरी ऑफ क्लास स्ट्रगल। छोटे छोटे दो टॉपिक रह गए, इजी इजी हैं, जल्दी हो जाएंगे, पढ़ ही चुके हैं ऑलमोस्ट। थ्योरी ऑफ क्लास स्ट्रगल, दो क्लासों के बीच में स्ट्रगल हो रही है, वही जो चीज़ें पढ़ ली हैं हमने, डिटेल में देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू मार्क्स, रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन वेयर, अभी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं आगे, यहाँ से स्किप करके मत चले जाना, काम की चीज़ें, यहाँ से सवाल आएंगे। अकॉर्डिंग टू मार्क्स, रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन वर बेसिकली क्लास रिलेशन। देख लिया हमने ऊपर, रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन क्या है? क्लास रिलेशन है, दो क्लास, हैव्स और हैव्स नॉट, प्रोलिटरेट्स एंड बर्जुआ में रिलेशन है। रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन रेफर टू सोशल रिलेशनशिप, बिल्कुल सोशल रिलेशनशिप है, दैट इंडिविजुअल्स आइदर इंटर ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, दीज रिलेशनशिप्स आर, और ये रिलेशनशिप एसेंशियल हैं अंडरस्टैंड करने के लिए डायनेमिक्स ऑफ क्लास स्ट्रगल एंड एक्सप्लॉयटेशन इनहेरेंट है कैपिटलिस्ट सोसाइटी की। मार्क्स कहते हैं क्लास एंटागोनिस्ट इज क्रूशल टू द वर्किंग ऑफ सोसाइटीज। क्लास एंटागोनिस्ट बड़ी जरूरी है, मतलब अगर अमीर है तो गरीब जरूरी है, अगर मास्टर है तो स्लेव जरूरी है। ठीक है, अगर बुर्जुआ है तो प्रोलिटरेट जरूरी है, अगर लैंडलॉर्ड है तो सर्फ जरूरी है, तो एंटागोनिस्ट जरूरी है। ठीक है, तो दोनों के बीच में रिलेशन है। रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन वर बेसिकली क्लास रिलेशन है, दो क्लास के बीच में रिलेशन है। मार्क्स क्या कहते हैं? मार्क्स मेड क्लास स्ट्रगल सेंट्रल फैक्ट ऑफ सोशल एवोल्यूशन। जो सोसाइटी को इवॉल्व होता है तो उसका सेंट्रल फैक्ट क्या है? क्लास स्ट्रगल ही तो है। क्लास स्ट्रगल थी तभी तो चीजें हो रही थी। क्लास स्ट्रगल था मास्टर और स्लेव्स के बीच में, तभी स्लेवरी खत्म हुई, फ्यूडलिज्म आया।
क्लास स्ट्रगल था फ्यूडल और लॉर्ड के बीच में, तभी फ्यूडलिज्म खत्म हुआ तो कैपिटलिज्म आया। अब क्लास स्ट्रगल है बुर्जुआ और प्रोलेटरिएट के बीच में, तभी कैपिटलिज्म खत्म आएगा और डिक्टेटरशिप आएगी प्रोलेटरिएट की, और सोशलिज्म आएगा और कम्युनिज्म आएगा। यही तो कह रहे हैं। क्या कहते हैं? हिस्ट्री ऑफ ऑल हिथरटो, हिस्ट्री ऑफ ऑल हिथरटो, ये है सच इनका फ्रेज है जो इन्होंने यूज किया है अपनी बुक में। हिस्ट्री ऑफ ऑल हिथरटो एग्जिस्टिंग ह्यूमन सोसाइटी इज द हिस्ट्री ऑफ क्लास स्ट्रगल। हिथरटो मतलब अनटिल नो, अभी तक हिस्ट्री में जो जो हुआ है ना, वो सारा क्लास स्ट्रगल का ही रिजल्ट हमें दिख रहा है। जो अभी मैंने बताया, मास्टर स्लेव्स में क्लास स्ट्रगल था, फ्यूडलिज्म में फ्यूडल लॉर्ड और सर्फ में क्लास स्ट्रगल था, इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म में बुर्जुआ और प्रोलेटरिएट में क्लास स्ट्रगल है। तो है ना, हिस्ट्री ऑफ ऑल हिथरटो एग्जिस्टिंग ह्यूमन सोसाइटी इज द हिस्ट्री ऑफ क्लास स्ट्रगल। ठीक है। मार्क्स का व्यू है कि डायलेक्टिकल नेचर ऑफ हिस्ट्री इज एक्सप्रेस्ड इन क्लास स्ट्रगल। डायलेक्टिकल नेचर है, वैसे ही एक फिर दूसरा उसका एंटीथीसिस एंटागोनिस्ट फिर तीसरा। ही हेल्ड दैट देयर आर टू क्लासेस इन एवरी सोसाइटी में। कितनी क्लासेस होती हैं? दो क्लास होती हैं हर सोसाइटी में। एक वो जिसके पास मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है और वही रूलिंग क्लास होती है, दूसरी वो जिसके पास मीन्स ऑफ प्रोडक्शन नहीं है और उसके पास लेबर है और उसको लेबर बेचनी पड़ती है पावरफुल क्लास को। बोथ क्लासेस इंजॉय डिफरेंट लीगल स्टेटस, दोनों का अलग अलग लीगल स्टेटस है, दोनों के पास अलग अलग प्रिविलेजेस हैं। देयर रिलेशनशिप इज बेस्ड ऑन एक्सप्लॉयटेशन एंड डोमिनेशन। डोमिनेशन, डोमिनेट करते हैं बुर्जुआ, डोमिनेट करते हैं कैपिटलिस्ट, और एक्सप्लॉयट होते हैं कौन? दूसरे वाले। तो यही ऊपर वाली चीज़ है, समझ आ गया होगा थ्योरी ऑफ क्लास स्ट्रगल। ठीक है। कैसे? कहता है जैसे मास्टर और स्लेव, ग्रीस में बात कर लेते हैं, मास्टर और स्लेव्स थे, तो मास्टर के पास क्या था? मीन्स ऑफ प्रोडक्शन थे, स्लेव्स के पास नहीं थे, तो मास्टर इसको एक्सप्लॉइट करते थे। अमेरिका में कॉलोनियल पीरियड में क्या था? फ्री मैन और स्लेव्स हुआ करते थे, तो फ्री मैन एक्सप्लॉइट करता था स्लेव्स को। रोमन पीरियड में पैट्रिशियन और प्लेबियन हुआ करते थे। पैट्रिशियन कौन थे? जिनके पास मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, प्लेबियंस जिनके पास नहीं है, तो एक दूसरे को ये इसको करते थे एक्सप्लॉइट। फ्यूडलिज्म में लैंडलॉर्ड और सर्फ हुआ करते थे, सर्फ को एक्सप्लॉइट करते थे लैंडलॉर्ड। कैपिटलिज्म में बुर्जुआ और प्रोलेटरिएट थे, तो बुर्जुआ एक्सप्लॉइट कर रहे हैं प्रोलेटरिएट को। इन अदर वर्ड, ओप्रेसर एंड ओप्रेस्ड, एक दबा रहा है एक दब रहा है, ये कांस्टेंट अपोजिशन है, एंटागोनिस्ट है। ड्यूरिंग एवरी फेज लेटर, दूसरे वाला जो बाद में है वो एक्सप्लॉइट हो रहा है, पहले वाला जो है वो दबा रहा है, दूसरे वाला दब रहा है। ठीक है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ समझने वाली चीज़ है। ठीक है। थ्योरी ऑफ क्लास स्ट्रगल में क्या है? दो क्लासेस हैं। हिस्ट्री में जो भी मूव हुआ है एक स्टेज से दूसरी में, दो क्लासेस रही हैं, एक दब रही है एक दबा रही है। ठीक है। ये कह रहा है जो दब रही है ना क्लास, जो दब रही है, जो एक्सप्लॉइट हो रही है, जो सेकंड वाली क्लास है, सर्फ है या वर्किंग क्लास है या प्रोलेटरिएट्स है, उनके अंदर भी दो क्लासेस हैं, एक क्लास 1 और क्लास 2। यहाँ से सवाल बनते हैं, क्लास 1 और क्लास 2 कौन सी? प्रोलेटरिएट के अंदर या वर्कर के अंदर? क्लास 1 है also known as class in itself, class second is called as class for itself, class in itself class 1, class 2 class for itself। क्लास इन 1 कौन सी है? मेंबर ऑफ दिस क्लास हैज आइडेंटिकल इंटरेस्ट, इनके इंटरेस्ट तो सेम है बट इनको ये अनअवेयर है, इनको पता ही नहीं हमारे इंटरेस्ट क्या है। जैसे लेबर क्लास, ये फार्मर का स्पेलिंग गलत लिखा है, लेबर क्लास और फार्मर क्लास विच सेग्रीगेटेड इनटू डिफरेंट रीजन ऑफ स्टेट एंड आर नॉट अवेयर ऑफ देयर आइडेंटिकल इंटरेस्ट, दे डोंट नो वी कैन यूनाइट एंड वी कैन प्रोटेस्ट एंड अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन टू गेट अवर राइट। जैसे सपोज कर आपने घर में कोई नौकर लगाया हुआ है, वो आपका काम कर रहा है, मेरे घर में कुछ नौकर हैं वो काम कर रहे हैं, तीसरे बंदे के घर में कुछ नौकर हैं, कोई और हमारा टीचर है उस्ताद है उसके घर में फार्मर्स उसके खेत में काम कर रहे हैं, तो ये अलग अलग बटे हुए। मेरे वाले को ये नहीं पता कि मेरी प्रॉब्लम, जो प्रॉब्लम मुझे हो रही है वो किसी दूसरे को भी हो रही है। मतलब फार्मर्स जो हैं सेग्रीगेटेड हैं अलग अलग रीजन्स के बीच में, उनको पता ही नहीं है उनके इंटरेस्ट कि हमारे जैसे इंटरेस्ट और लोगों के भी हैं, तो वो एक हो ही नहीं सकते। एक होंगे नहीं तो प्रोटेस्ट कैसे करेंगे, यूनाइट नहीं हो पाएंगे, वो अवेयर नहीं है। तो क्लास 1 जो है ये रेवोल्यूशन नहीं लाएगी। क्लास 2 कौन सी है? ये क्लास फॉर इटसेल्फ है, इनके आइडेंटिकल इंटरेस्ट हैं और इनको पता भी है, ये इंटरेस्ट से अवेयर भी हैं और ये यूनाइटेड भी हैं। यूनाइटेड कौन सी है? क्लास फॉर इटसेल्फ। कैसे? जैसे रिलायंस इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, उसमें जितने बंदे काम कर रहे हैं उनकी एक यूनियन है, कोई भी प्रॉब्लम होगी किसी एक के साथ वो सारे खड़े हो जाएंगे। जोमेटो में जितने भी लोग काम कर रहे हैं उनकी अपनी एक यूनियन है, कोई प्रॉब्लम हो जाएगी होगी वो सब एक प्लेटफॉर्म पे खड़े हो जाएंगे। किसी फैक्ट्री में किसी इंडस्ट्री में जितने लोग काम कर रहे हैं वो एक प्लेस पे खड़े हो सकते हैं, उनकी अपनी एक यूनियन है, उनके अपने इंटरेस्ट हैं, वो जब चाहें वो रिवॉल्ट कर सकते हैं। मार्क्स कहते हैं कि यही क्लास है जो रिवॉल्ट करेगी।
मार्क्स कहते हैं दिस क्लास, इस क्लास के पास पोटेंशियल है, क्लास सेकंड के पास, क्लास फॉर इटसेल्फ के पास पोटेंशियल है, इनके पास यूनिटी है, इनके पास पावर है, ये कैपिटलिज्म को उठा के बाहर फेंकेंगे। तो क्या होगा? सोशलिस्ट सोसाइटी विद सोशल ओनरशिप ऑफ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन बनेगी। ये कैपिटलिज्म को ओवरथ्रो करेंगे तो क्या आएगा? सोशलिज्म आएगा। सोशलिज्म आएगा तो फिर क्या होगा उसके बाद? उसके बाद एस्टेब्लिश होगा कैपिटलिज्म, और कैपिटलिज्म फाइनल फेज होगा क्लास कन्फ्लिक्ट का। ठीक है, ये ओवरथ्रोन होगा कैसे? सोशलिस्ट रेवोल्यूशन से। सोशलिस्ट रेवोल्यूशन कौन करेगा? क्लास 2 या क्लास फॉर इटसेल्फ। इससे क्या होगा? इमरजेंस ऑफ क्लासलेस सोसाइटी बन जाएगी, और यही तो सपना है कार्ल मार्क्स का। ठीक है, तो समझ आ गया? समरी हल्की सी समझा देते हैं। क्लास स्ट्रगल क्या है? दो क्लासेस हैं, एक अमीर एक गरीब। गरीब जो है उसके पास मीन्स ऑफ प्रोडक्शन नहीं है, वो गरीब है, या मतलब एक के पास मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, दूसरे के पास नहीं है। जिसके पास नहीं है वो कम पावर वाला है, जिसके पास है वो पावरफुल है। पावरफुल है जो नीचे वाले को दबा रहा है। तो जो नीचे वाला है वो फर्दर दो तरह का है। उसमें एक क्लास 1 है जिसको क्लास इन इटसेल्फ कहते हैं। इनको पता ही नहीं है, इनके इनके आइडेंटिकल इंटरेस्ट तो हैं बट ये अवेयर नहीं है, तो ये कभी सेग्रीगेट होंगे नहीं, ये सेग्रीगेटेड है, कभी यूनाइट नहीं होंगे, ये रेवोल्यूशन में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे, ये एक्सप्लॉइट हो रहे हैं, एक्सप्लॉइट होते रहेंगे। लेकिन एक और क्लास है, क्लास फॉर इटसेल्फ। इनके इंटरेस्ट एक जैसे हैं और ये अवेयर है, और ये एक प्लेटफॉर्म पे आएंगे, ये रिवॉल्ट करेंगे किसके खिलाफ? कैपिटलिस्ट के खिलाफ। और क्या होगा? कैपिटलिज्म खत्म होगा, और फाइनली क्या होगा? सपना पूरा होगा, रैशनल स्टेज आ जाएगी कम्युनिज्म की। यही है थ्योरी ऑफ, कौन सी? यही है थ्योरी ऑफ क्लास स्ट्रगल। ठीक है, नेक्स्ट और लास्ट देखते हैं हम, कार्ल मार्क्स की थ्योरी ऑफ सरप्लस क्या है? थ्योरी ऑफ सरप्लस सिंपल एग्जांपल से, प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 मिनट लूंगा, 1 मिनट लूंगा मैं, आराम से आपके दिमाग में ये भी डाल दूंगा। सपोज करो एक दर्जी की, एक टेलर की शॉप है आपके मोहल्ले में। इस टेलर के पास 5 वर्कर हैं, और हर वर्कर 2 ड्रेस स्टिच कर रहा है, तो डेली के 10 ड्रेस स्टिच हो रहे हैं। ओनर बैठा हुआ है, कोई काम नहीं कर रहा, आगे 5 वर्कर रखे हुए हैं जो 10 ड्रेस बना रहे हैं डेली के। एक ड्रेस की कीमत लेट अस सपोज 500 रुपया है, तो 10 ड्रेस डेली के बन रहे हैं, तो महीने के 300 ड्रेस बन रहे हैं। तो 300 ड्रेस की कीमत क्या होगी? 300 इंटू 500, 1.5 लाख रुपया इसकी महीने की टोटल इनकम है। उस 1.5 लाख में से ये कुछ पैसा वर्कर्स को की सैलरी दे रहा है। सपोज करो 10,000 रुपये वर्कर रखे हुए हैं, 10,000 एक वर्कर को, 10 दूसरे को, 50,000 जा रहा है वर्कर्स को, और 1 लाख रुपये इसका प्रॉफिट हो रहा है, 1 लाख पर मंथ। ठीक है, ये इसका रूटीन काम है। आगे क्या होता है? ओनर ऑफ शॉप को अचानक से 30 मैरिजेस का एक ऑर्डर आ गया कि इस महीने में पर्टिकुलर मंथ में 30 शादियों का ऑर्डर है, अलग अलग शादियों का सीजन होता है। हर शादी वाला जो है 10 ड्रेस बना रहा है, तो टोटल 300 ड्रेस की डिमांड आ गई इसी एक महीने में। नॉर्मल रूटीन में 300 ड्रेस तो बनने ही बनने, 300 और बनेंगे। तो ओनर अपने वर्कर्स को कहता है कि भाई आप दिन रात मेहनत करो, जैसे मर्जी करो, काम बढ़ गया है, क्योंकि उनको तो मंथली सैलरी पे रखा है। तो आपने क्या करना है? आपने इस महीने में 600 ड्रेस बनाने हैं। वर्कर दिन रात एक करेंगे, मेहनत करेंगे, 600 ड्रेस बना के ओनर को देंगे, कैपिटलिस्ट को देंगे। तो कितना हो जाएगा टोटल रेवेन्यू? 1.5 लाख। 1.5 लाख में से खर्चा कितना है उसका? 50,000 रुपया जो सैलरी दे रहा है, और छोटा मोटा खर्चा करके पीछे कितना बच गया? 2.5 लाख। 2.5 लाख में से और 50,000 खर्चा लगा लो, पीछे कितना बच गया? 2 लाख। ये 2 लाख जो प्रॉफिट हुआ, क्या ये अपने पास रख रहा है ये, या इनको भी दे रहा है? कैपिटलिस्ट में, कैपिटलिज्म में ये सारे का सारा प्रॉफिट वो खुद रख रहा है, ओनर खुद रख रहा है, वर्कर्स को नहीं दे रहा। तो अब थ्योरी ऑफ सरप्लस समझ आ जाएगी आपको। थ्योरी ऑफ सरप्लस क्या है? वैल्यू है, एक्सप्लेन इनस्टेबिलिटी ऑफ कैपिटलिस्ट सिस्टम की इनस्टेबिलिटी को ये एक्सप्लेन करती है। कार्ल मार्क्स बिलीव करते हैं कि ह्यूमन लेबर जो है वो सोर्स ऑफ इकोनॉमिक वैल्यू है। बिल्कुल, ह्यूमन लेबर सोर्स ऑफ इकोनॉमिक वैल्यू है। कार्ल मार्क्स कहते हैं जो सरप्लस वैल्यू है ये न्यू वैल्यू है। सरप्लस वैल्यू न्यू वैल्यू है, क्रिएट किया वर्कर ने अपनी एक्सेस लेबर, एक्सेस एनर्जी लगाने के बाद। ठीक है, बट इसका प्रॉफिट कौन ले रहा है? इसका प्रॉफिट ले रहा है कौन? ओनर। लेबर ने मेहनत की, 300 की जगह 600 सूट ड्रेस बनाए, पैसा जो आया वो सरप्लस वैल्यू थी, वो किसकी जेब में गई? कैपिटलिस्ट की जेब में गई। हिज थ्योरी emerged फ्रॉम द ब्रॉडर क्रिटिक ऑफ कैपिटलिज्म, और एक्सप्लॉयटेटिव नेचर के ब्रॉडर क्रिटिक के बाद ये emerge होके आई थ्योरी, जिसमें ये क्या कहता है
कहता है लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन जो है ये 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है। ये आपने ऐसे भी याद रखने, क्वेश्चन में पूछा जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या है? जो प्रोडक्शन करते हैं, लैंड है वेरी इंपॉर्टेंट, लेबर है वेरी इंपॉर्टेंट, कैपिटल है वेरी इंपॉर्टेंट, और ऑर्गेनाइजेशन का एक स्ट्रक्चर है, एक डायरेक्टर है, मैनेजिंग डायरेक्टर है, आपस में जो भी है एक ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर है। ये 4 चीज़ें आती हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में। सरप्लस वैल्यू किसने बनाई? जो सरप्लस पैसे थे, ऊपर एक्स्ट्रा पैसे लैंड ने बनाए, क्या कैपिटल ने बनाए, क्या ऑर्गेनाइजेशन ने बनाए? नहीं, सिर्फ और सिर्फ लेबर ने बनाए। ओनली लेबर इज द एलिमेंट विच प्रोड्यूस सरप्लस वैल्यू इन द सोसाइटी। लेबर सोल क्रिएटर है सरप्लस वैल्यू की। कैपिटलिस्ट जो है वो एक्सप्लॉइट कर रहे हैं वर्किंग क्लास को, ठीक है, विद फुल पोटेंशियल बट नॉट पेइंग देयर एक्चुअल वैल्यू। लेबर को नहीं दे रहे। लेबर पावर जो है, मेहनत लेबर ने की, जेब में डाल रहा है कौन? कैपिटलिस्ट, उसका प्रॉफिट। ठीक है, समझ आ गया आपको? समझ आ गया होगा अच्छे से। यार इतनी मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए, ना तो आप कमेंट करते, ना लेक्चर को शेयर करते। आपसे रिक्वेस्ट है लेक्चर को शेयर कीजिए, एक पॉजिटिव सा कमेंट कीजिए, हमें थोड़ी मोटिवेशन मिले, हम आपका सिलेबस जल्दी जल्दी करवाएं। और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमें वॉलंटरी फ़ी पे करें, हमें डोनेशन कर सकते हैं आप studyWings012@OKSBI हमारी UPI ID है, या स्कैनर के द्वारा भी। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। कैसा लगा आज का लेक्चर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। बहुत इजी वे में मैंने कंसेप्चुअल क्लियरेंस के साथ आपको पढ़ाने की कोशिश की है। कहीं भी और इतना अच्छा आपको नहीं मिलेगा। बिल्कुल देसी सिंपल लैंग्वेज यूज़ करता हूँ मैं, इसीलिए करता हूँ कि आपके दिमाग में घुस जाए। थैंक यू सो मच।